हेलो बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के। कैसे हो आप सब लोग बेटा। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। जल्दी से बताइए, क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या मैं बढ़िया तरीके से आप लोगों को दिख रहा हूँ। क्या कोई लैग तो नहीं है। जल्दी से बताइए। चैट के मैसेजेस आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। कुछ कुछ करके मैसेजेस धीरे धीरे आ रहे हैं। जल्दी से बताइए, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा, अच्छी तरह से सुनाई दे रहा है। बेकार है हाल, कोई एक बंदा लिख रहा है बेकार है। क्यों भाई, पढ़ाई धमाल चल रही है सर। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस। बढ़िया करके आवाज़ आ रही है आपको मेरी। सब कुछ क्लियर है, जल्दी बताइए। काफ़ी दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं ऐसा लग रहा है बेटा। एक पूरा वीक हो गया है ऑलमोस्ट, क्योंकि पिछले वीक में हमारी मंडे ट्यूसडे वेंसडे को क्लास हो गई थी, और अब पूरा ऑलमोस्ट एक हफ्ता हो गया, आज ट्यूसडे है। तो आई होप बच्चों आप लोग आउट ऑफ टच नहीं हुए हैं। मैथ्स में जो आपको मैं काम देकर गया था वो आपने सब कर लिया है, रिवीजन कर लिया है, प्रॉपरली नोट्स बना लिए हैं, सारे फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं, और साथ में डीपीपी भी सॉल्व कर ली है। जल्दी से बताइए, क्या आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है, पढ़ाई बढ़िया तरीके से कर रहे हो। थोड़ा सा चैट में कुछ डिले आ रहा है मेरे पास, आप लोगों के मैसेजेस पूरी तरह से नहीं आ रहे। वेयर इज चश्मा, अभी आया, चश्मा भी आ जाएगा। मिस यू सर, मिस यू टू बेटा। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ देखो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज तो मुश्किल हैं, देखो ये तो है ही काफ़ी सारे। लास्ट लेक्चर में जो रिकॉर्डेड था उसमें तो मैंने तुम्हें काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें, थोड़ा सा हैवी लेक्चर वो ज़रूर था, बट आई एम श्योर अगर आपने उसको दोबारा देखा होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और फॉर्मूलाज भी बेटा होपफुली आप लोगों ने लर्न कर लिया है। अब जल्दी से मैं, पता ही है मेरा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है, कि फॉर्मूले कितने लोगों ने लर्न करे हैं। ऑनेस्टली बताएंगे, मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, कितने लोगों ने फॉर्मूलाज ढंग से लर्न कर लिए हैं। कितने लोगों ने ढंग से फॉर्मूलाज लर्न कर लिए हैं। चलिए, अगर अच्छी तरह से लर्न कर लिए हैं थम्स अप कर देना, नहीं तो थम्स डाउन कर देना। राइट, जल्दी से वोट करेंगे सभी बच्चे। आपकी स्क्रीन के सामने पोल आ गया है। फॉर्मूले अगर लर्न करें हैं तो ही थम्स अप करना, जबरदस्ती झूठ मत बोलना भाई, देखो झूठ नहीं बोलना है। जल्दी से बताइए। देखते हैं कितने लोगों ने लर्न करे हैं, क्या रिप्लाई करते हैं आप लोग। सभी लोग पोल पर रिप्लाई करें भाई। पोल नहीं आया है काफी लोगों के पास, आई थिंक थोड़ा सा डिले है पोल आने में। आई थिंक अब आ गया होगा आपके पास। हम्म, चलिए तो देखते हैं क्या रिजल्ट्स आए पोल के, कितने लोगों ने लर्न किए हैं, कितने लोगों ने लर्न नहीं करे हैं। तो 70% लोगों ने लर्न कर लिए हैं और 30% लोगों ने लर्न नहीं करे हैं। तो बेटा देखो, आप लोग जो 30% में हैं, पहले मैं आपकी बात कर लेता हूं, क्योंकि मैं देखो बहुत बार ये बात बोल चुका हूं, पिछले हफ्ते भी इस बात के ऊपर मैंने आपको स्ट्रेस दिया था कि भाई फॉर्मूले लर्न करने कितने इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है पूरी मैथ्स में 11th 12th की, तो ट्रिगो के फॉर्मूलेज हैं। इसके बिना कहानी अधूरी है। बहुत सारे चैप्टर्स में बेटा दिक्कत आती है। तो अभी अच्छी बात यह है, देखो आज और नए फॉर्मूले अब ऐड नहीं होने इस चैप्टर में, जितने आने थे आ गए। तुम सोच रहे होगे सर इतने सारे हो गए हैं कैसे लर्न होंगे। मुझे पता है तुम 30% वाले वही हो जो लोग को लग रहा है इतने सारे हो गए हैं। तो एक एक सेट वाइज सेट लर्न करना शुरू करो, तुम्हें भी हो जाएंगे। जब इतने 70% बच्चे कर सकते हैं, तुम भी कर सकते हो ना यार। किसी ने कर लिया, तुम क्यों नहीं कर पाओगे, ये बताओ। तो तुम्हें भी करने हैं। अच्छी बात यह है कि आज नए नहीं आएंगे, तो अपने फॉर्मूले बेटा लर्न कर लो, बहुत काम आएंगे। और फॉर्मूले लर्न करने के बाद भी 70% है, काफी बच्चों को देखो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं पहले ही बता रहा हूं तुम्हें। फॉर्मूला लर्न करना एक अलग बात है, और उसको अप्लाई करना एक अलग आर्ट है। देखो डीपीपी जब तुम लोग कर रहे होगे, जब मॉड्यूल कर रहे होगे, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके ही होंगे। मैं तुम्हें हर बार एक ही बात बोलता हूं ना। तुम एक बात सोचो, अच्छा जब लॉगरिदम पहले दिन पढ़ा था क्या हाल था। एक भी सवाल नहीं बन रहा था तुमसे। आज तुम लॉगरिदम के 10 सवाल लेके बैठोगे, तुमसे 4-5 बन जाएंगे। तुम जानते हो इस बात को। तो धीरे धीरे ही तो होता है। ये जो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना बेटा, धीरे धीरे डेवलप होती है। आपको करते रहना है, बस मेहनत करते रहना है। डीपीपी अटेम्प्ट करनी है, देखना है उसमें से 10-20 क्वेश्चन दिए, 20 में से 10 ही हुए, 5 ही हुए, 7 ही हुए, कोई बात नहीं। बस इंपॉर्टेंट है तुम अपना प्रोसेस सही रखो। प्रोसेस क्या है, नोट्स बनाने, फॉर्मूलाज लर्न करने,
डीपीपी अटेम्प्ट करनी और लास्ट डीपीपी में जो नहीं आए उनका वीडियोस देखना। तो उससे आप सीखो कि भाई क्या मैं कहां फंस रहा था, कौन से क्वेश्चन में सर ने क्या बताया, मैंने क्यों नहीं सोचा। तो ये सब चीजों से अपना थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, राइट। धीरे धीरे करके अपने भी फिर ऐसे ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, ऐसे ही बढ़ेंगे बेटा, यही तरीका है। डीमोटिवेट होने का कोई मतलब नहीं है। ये नहीं कि अरे हमने तो फॉर्मूले लर्न कर लिए, अब हमसे हम नहीं, अभी भी क्वेश्चन नहीं हो रहे सर, हम तो डीमोटिवेट हो गए सर। अरे भाई ऐसा होता है क्या है? ये तो बात वही वाली बात हो गई, इंडिया हार गई अभी देखो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल है ना, वो डीमोटिवेट होके बैठ जाए, यार हमने तो इतनी मेहनत करी थी, हम तो विराट कोहली हैं, बचपन से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हम फाइनल हार गए यार। ऐसे होता है क्या? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। मेहनत हमें हर समय करते रहनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके हम इंप्रूव करते जाएंगे। दैट इज हाउ इट इज, है ना भाई। तो बिल्कुल कोई भी एक बच्चे ने मैसेज लिखा था सर मैं डीमोटिवेट हो रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात बताई। डीमोटिवेट नहीं होना, डीमोटिवेशन नाम की चीज ही अपनी डिक्शनरी में से डिलीट कर दीजिए। अपने को सिर्फ बेटा प्रोसेस पे फॉलो करना है, प्रोसेस ड्रिवन बनो कि जो चीज बोली जाए वो करनी है। रिजल्ट आएगा नहीं आएगा वो बाद में सोचेंगे, अपने को जो बोला जाएगा हम वो करेंगे। और मोटिवेट डीमोटिवेट ये सब नहीं, अपने को सिर्फ एग्जीक्यूशन करना है, जो जो चीजें बोली गई हैं उसे करते जाना है डिसिप्लिन के साथ, ठीक है ना। डीमोटिवेट बेटा वीक लोग होते हैं, ठीक है, जो जिन लोगों को बार बार मोटिवेशन चाहिए ना वो वीक लोग होते हैं। हाँ साल में 6 महीने में एक बार डिमोटिवेट हो गए समझ आ रहा है, बट एक चैप्टर हुआ सर डिमोटिवेट हो गए सर, हम मोटिवेशनल वीडियो देखेंगे। मोटिवेशनल वीडियो लूजर्स के लिए होते हैं, पहले बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है ना। जो लोग चैंपियन लोग होते हैं, जो मेहनत करते हैं, वो सिर्फ अपना प्रोसेस पे ध्यान रखते हैं, उनका डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, वो अपनी मेहनत करते हैं, उनको जो बोला जाता है वो करते हैं बस। वो ये नहीं देखते कि यार चलो आज पढ़ने के लिए पहले 1 घंटा में मोटिवेशनल वीडियो देख डालो, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं करना है अपने को। तो चैट थोड़ी सी स्लो चल रही है, थोड़ा सा स्लो चल रहा है मेरे पास, आप लोगों के मैसेजेस पहुंच नहीं पा रहे हैं अभी। गुड इवनिंग लिखे हुए अब आए थोड़े बहुत, हाँ। तो इसीलिए क्योंकि थोड़े से टफ क्वेश्चन, देखो अपने को प्रैक्टिस तो टफ करनी है। डीपीपी में मैं बीच बीच में थोड़े से टफ क्वेश्चन डालता हूं और उनको मैं इसीलिए मैं सॉल्यूशन देता हूं। मैं जब उनको सॉल्व करता हूं तो आपको उसका थॉट प्रोसेस भी समझाता हूं। तो जो मैंने डीपीपी के सॉल्यूशन दिए उनको भी जरूर देख लिया करिए, आपको बढ़िया लगेगा। वाई फिजिक्स क्लास कैंसिल? नहीं फिजिक्स नहीं, आज आपकी मैथ्स की हुई है और थर्सडे में जो मैथ्स होती है उसकी जगह इस बार फिजिक्स हो जाएगी। आज आपकी हमने मैथ्स की क्लास रखी है, राइट। चलिए बढ़िया, तो अब जल्दी से बता दो कि पूरे जोश के साथ पूरी एनर्जी के साथ इस हफ्ते की स्टार्टिंग करेंगे हम मैथ्स की। क्या आप लोग बेटा 100% रेडी हैं? क्या आप लोग 100% रेडी हैं? इस पूरे वीक में हम ट्रिग्नोमेट्री में, अब देखो नए फॉर्मूले नहीं आएंगे, अच्छी बात यह है इस हफ्ते में हमें बस रायता समेटना है, मतलब सीखना है, जो अप्लाई करना है। नए फॉर्मूले जितने आने थे सब आ चुके, हार्डली एक आध कोई आ गया, एक आएगा मैक्सिमम आएगा, तो अदरवाइज कोई नए फॉर्मूलाज नहीं आने वाले। फॉर्मूले जितने थे वो हो चुके हैं, तुम्हारा पेज भर चुका होगा, 40-50 फॉर्मूले पक्का हो गए होंगे, पक्का हो गए होंगे, राइट। फिर से चैट थोड़ी सी स्लो हो गई है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आई थिंक काफी बच्चे लिख रहे हैं यस सर वी आर रेडी। तो पूरे एनर्जी के साथ बेटा, फुल जोश के साथ आप लोग फिर से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए जेई की। अभी तो स्टार्टिंग है यार, ऐसे छोटी छोटी बातों में डिमोटिवेट होने लग गए तो काम कैसे चलेगा? मेहनत करते जाओ, साल भर के बाद सोचना तुम कहां पे हो। ऐसे इतना जल्दी जल्दी अपने आप को मत आको कि अरे यार 1 महीने में ऐसा हो गया, आधे महीने में। साल भर बाद सोचना तुम कहां से शुरू किया था और कहां पहुंच गए। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का लेक्चर नंबर 8 होगा। 7 लेक्चर्स अपने हो चुके हैं। कोई भी भाई जावाज ना बने जिसने बीच का कोई मिस किया और डायरेक्टली 8 नंबर पे आने की कोशिश ना करे, आपको दिक्कत होगी अदरवाइज, राइट। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम बहुत ही मजेदार चीजें पढ़ने वाले हैं। आज फॉर अ चेंज ट्रिग्नोमेट्री में समझो फॉर्मूला नहीं है, एक भी फॉर्मूला यूज नहीं करने वाले, हम सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बातें करेंगे, ग्राफ से रिलेटेड बातें करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, इन सब के बेटा ग्राफ की बात करेंगे आज, ठीक है। और ग्राफ के ही कुछ एप्लीकेशन देखेंगे। देखो वैसे तो ग्राफ के जो मेन एप्लीकेशन आएंगे आगे 12th में आएंगे, कैलकुलस में आएंगे। अभी के लिए हम हल्का फुल्का ग्राफ की नॉलेज रखेंगे, बेसिक्स समझेंगे ग्राफ के। बिल्कुल भी ये ना समझें कि जहां भी ग्राफ बना देखा वो क्वेश्चन कर लेंगे, नहीं। अभी तो हम ग्राफ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ कैसे होते हैं, ठीक है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। और उसके बाद हम एक ट्राइंगल में भी कुछ ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज होती हैं, हाँ ये वाले फॉर्मूले आएंगे। ये उतने ज्यादा मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना, थोड़े दिन बाद कर लेना, ऐसा कुछ अर्जेंट नहीं है। ट्राइंगल के अंदर भी कुछ फॉर्मूलाज अपने को लर्न करने हैं। चलिए तो स्टार्ट किया जाए भाई, स्टार्ट किया जाए अपना आज का लेक्चर। तो थोड़ा सा आज देखो, थोड़ा सा ग्राफ्स का पार्ट यूज होगा इसके अंदर।
क्या करने वाले हैं आज, बट बिफोर वी स्टार्ट, अच्छा ये वाला तो एक PYQ था ही, आई थिंक ये DPP में भी मैंने डाल दिया था, तो इसको तुम होमवर्क में ही कर लेना, उतना मुश्किल नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है DPP में भी मैंने डाला था, ये PYQ था 2019 का, इसको कर लेना यार, ठीक है, इसको कर लेंगे। DPP में ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा होगा, मैंने भी इसको सॉल्व कर दिया था। DPP वाले के अंदर आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो ग्राफ स्टार्ट करेंगे बेटा, सब लोग पूरे जोश पूरी एनर्जी के साथ सुनेंगे, अब केयरफुली सुनेंगे नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ बनाएंगे, y इक्वल टू साइन एक्स, तो तुम्हें पता है देखो हमेशा हम ग्राफ जब भी बनाते हैं y और x में एक रिलेशन होता है, इस बार क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, ठीक है सर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, जल्दी से कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेता हूं, ये y एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस हो गई सर, ठीक है सर, और ये अपना ओरिजिन हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब थोड़े से पॉइंट्स पे वैल्यू देखता हूं, क्योंकि मुझे तो बेटा एक बात पता है कि अगर मैं 0 पे देखूं तो साइन 0 तो 0 होता है ना भाई। उसके बाद 90 या π/2 रेडियन लिख लेते हैं यहाँ पे, π/2 पे क्या होता है सर 1 होता है, π/2 साइन π/2 क्या होता है 1 होता है, ठीक है सर। पाई पे फिर क्या होता है सोचो, पाई साइन पाई क्या होता है, साइन पाई तो सर 0 होता है, साइन 180 डिग्री क्या होता है 0 होता है। अब आई थिंक चैट चली आप लोगों की, 10 मिनट पुराने मैसेजेस मेरे पास अब आ रहे हैं। हाँ चैट थोड़ी सी बेटा स्लो चल रही है, बट आई एम श्योर कि आप वीडियो अपना ठीक चल रहा है, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ कुछ लोग लिख रहे हैं DPP नहीं करी थी सर, तो बेटा DPP करनी है यार, ऐसे नहीं, DPP नहीं करोगे क्वेश्चन कैसे बनेंगे बताओ। हाँ चलिए अब ध्यान देंगे सब लोग, ध्यान देंगे सब लोग, केयरफुली सुनेंगे, केयरफुली सुनेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन पाई पर वैल्यू 0 होती है, ठीक है, 3π/2 और 2π तक बना लेता हूं, चलो 2π क्योंकि 360 होता है, एक साइकिल में बना लिया, तो यहां पे 1 हुई, पाई पे फिर से 0 हो गई, 3π/2 क्या होता है, साइन 3π/2 याद करो क्या होता है, 3π/2 मतलब 270, साइन 270 पे -1 होता है सर, -1 होता है, राइट, सॉरी 3π/2 पे -1, तो ऐसा कुछ नीचे आ जाएगा, यहां पे ये वैल्यू -1 हो गई। और साइन 2π क्या होता है, साइन 2π 360 तो 0 डिग्री के बराबर है, 0 पे 0 तो 2π पे भी 0, तो ये कुछ जो डॉट्स बनाए हैं मैंने, इन डॉट्स को जरा ज्वाइन कर देता हूं, तो साइन एक्स का ग्राफ ऐसा कुछ दिखता है। क्या फिजिक्स में भी तुम्हें ग्राफ्स बनवाए हैं सर, थोड़ा कम होमवर्क दीजिए प्लीज। जी सर, थैंक यू फॉर टेलिंग मी, हमें तो पता ही नहीं था कि कितना होमवर्क देना होता है जेई की क्लासेस, जेई को क्लियर करने के लिए, हमें तो पता ही नहीं बेटा, धन्यवाद आपने जो हमें बता दिया कि थोड़ा सा कम होमवर्क दिया करिए सर। नाम नहीं ले रहा हूं मैं, नहीं तो भाई को बुरा लग जाएगा। ऐसे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो बता रहे हैं कि सर कितना होमवर्क दीजिए, कमाल है भाई। तुम मत करो ना, तुमसे नहीं हो रहा तो होमवर्क मत करो भाई, जो लोग करना चाह रहे हैं उनको तो करने दो, जो जेई क्लियर करना चाह रहे हैं उन्हें तो करने दो भाई। सर थोड़ा कम होमवर्क दीजिए, अरे भाई जेई के लिए तुम्हें ये तो बेयर मिनिमम है जितना मैं तुम्हें दे रहा हूं DPP में, बेयर मिनिमम। हंस रहे हैं लोग, समझ गया होगा जो ज्ञानी बाबा थे सर मेरी बात कर रहे हैं, तो बेटा मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं, मैंने पढ़ लिया था नाम, बट तुम इस बात को समझो कि अगर हमें जेई क्लियर करना है तो यार करने पड़ेंगे क्वेश्चंस, ये मैथ्स है, कोई फिजिक्स या केमिस्ट्री नहीं है कि क्लास में थ्योरी समझ ली 80-90% काम वही हो गया, 10-20% हमने प्रैक्टिस कर ली हो गया। यहां क्लास के अंदर 20% काम होता है, मेन काम क्लास के बाद होता है जब आप प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है भाई, ऐसे काम ना करो प्लीज, आप अपनी नॉलेज अपने पास रख लीजिए, जो जेई के लिए सही है मैं वही करूंगा बेटा, मैं कोई गलत चीज नहीं दूंगा कि आपको खुश करने के लिए कि चलो यार 10 ही सवाल ले लो अपना एंजॉय करो चिल मारो, तुम भी खुश मैं भी खुश, ना मुझे DPP के सॉल्व करने पड़ेंगे, ना तुम सॉल्व करोगे ना तुम रोगे, ऐसे नहीं बेटा, अपने को जेई क्लियर करना है, ठीक है ना, अपने को ऑनेस्ट रहना है, प्रिपरेशन करनी है। यार तुम्हें सिलेक्शन चाहिए या मजे करने हैं, बस ये बताओ, तुम सिलेक्शन करना है ना अपने को, और सिलेक्शन अगर करना है तो बेटा पढ़ना तो पड़ेगा ना, मेहनत तो मैं तुम्हें हमेशा वही चीज गाइड करूंगा जो सिलेक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि मेहनत तुम्हें करके इस लेवल तक पहुंचना है, जेई का लेवल नीचे नहीं आ जाएगा कि तुम नहीं कर पा रहे चलो नीचे खींच देते हैं जेई भी नीचे आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा बेटा, ऐसा नहीं होगा। हाँ अभी तो लेवल और बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और तुम्हें खुद ही नहीं पता लगेगा कब तुम्हारा भी लेवल बढ़ गया। ब्रेन टीजर्स के देखना नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, इनफैक्ट काफी बच्चों का मैं देख रहा था ब्रेन टीजर सॉल्व कर रहे हैं। मैं तुम लोग ये मत सोचना कि सर रिप्लाई नहीं करते अगर हमारे मेल्स पर, तो मैं सर देखते नहीं है, मैं एक एक मेल कोशिश करता हूं खोल के देखने की, तुम्हारे सोल्यूशन देखता हूं, और अब ब्रेन टीजर का जो सेशन आने वाला है उसमें कुछ बच्चों के सोल्यूशन भी दिखाऊंगा,
बहुत बच्चे बेटा बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बहुत बच्चे बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं। अपने को मेहनत करनी है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है यार, ठीक है ना। तो अपने को जो होमवर्क दिया जा रहा है वो करना है यार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, अपना टारगेट मत भूलो यार, जिस लिए शुरू किया था तुमने। अच्छा, फिजिक्स में नहीं हुआ ग्राफ, कोई बात नहीं, तो मैंने बता दिया तुम्हें। तो साइन एक्स का ग्राफ जो है ऐसा दिखता है, साइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है। अब इसके बाद क्या होगा सर, क्या इसके बाद ग्राफ आएगा या नहीं आएगा? आएगा, क्योंकि 360 के बाद क्या होता है, सेम ही होता है, सेम ही होता है ना भाई। साइन 360 प्लस थीटा, साइन 360 प्लस एक्स क्या होता है सर, सेम एज साइन एक्स हो जाता है, क्योंकि हमें पता है किसी भी एंगल में 360 हटा सकते हैं, राइट। वापस आ जाओ जल्दी से केयरफुली। सो 2 पाई यानी 360 के बाद एज इट इज ये ग्राफ चिपका दीजिए, क्योंकि जो तुम्हारा पाई बाई 2 पे हो रहा है वही 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे हो रहा होगा। तो ठीक है, तो जो तुम्हारा 0 पे हो रहा है वही 2 पाई पे, जो पाई पे हो रहा है वही 3 पाई पे। तो ये जो ग्राफ है ये एज इट इज चिपक जाएगा, आगे पूरा रिपीट होता जाएगा बेटा, ठीक है। तो ये ग्राफ को क्या करोगे तुम, इसी चीज को बार बार रिपीट कर दो। ये जो ऐसा दिख रहा है इसको फिर रिपीट कर दिया मैंने, इसको मैंने फिर रिपीट कर दिया, और ये कहां तक पहुंच जाएगा, ये 2 पाई तक था सर, तो ये वाला पहुंच जाएगा 4 पाई तक, ठीक है भाई। ऐसा कुछ, थोड़ा नीचे ज्यादा बन गया है, उसको ढंग से बना देते हैं ऐसा। तो ये 2 पाई से 4 पाई तक ग्राफ फिर से देखो, यही वाली जो रेड कलर से बनाई थी वही चीज बिल्कुल ग्रीन कलर से बन गई। वही इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है और वही इसकी मिनिमम वैल्यू बेटा -1 है। इसके आगे क्या होगा सर, इसके आगे भाई चलते जाओ, जब पेज फाड़ दो, दुनिया भर के सारे पेज खत्म कर दो, सेम ग्राफ, यही चीज रिपीट होती जाएगी, इंफिनिटी तक चलता जाएगा। क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं अब एंगल जो एक्स है क्या होगा, कुछ भी हो सकता है सर, जितना भी बड़ा हो सकता है। तो ये ग्राफ आगे जितना मर्जी आगे तुम बनाते जाओ, बस यही जो लाल वाला पार्ट है बार बार बनता जाएगा, ठीक है। इसके पीछे क्या होगा, सेम ही चीज यार, इसके पीछे भी रिपीट होगा, इसके पीछे यही चीज ऐसे करके आ जाएगी। ये क्या हो जाएगा, -2 पाई से 0 हो जाएगा, -2 पाई से 0 वही चीज हो रही है जो 0 से 2 पाई, वही चीज हो रही है जो 2 पाई से 4 पाई, वही चीज 4 पाई से 6 पाई एंड सो ऑन बेटा, चलता जाएगा, राइट। हाँ, तो ऐसा कुछ, ऐसा कुछ। तो बेसिकली ये आपका साइन एक्स का ग्राफ है, ये अपना साइन एक्स का बेटा ग्राफ हो गया, ठीक है ना। ये साइन एक्स का ग्राफ हो गया इस तरह से, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम -1, और बार बार 2 पाई के बाद रिपीट। बस इतनी सी चीजें याद रखनी है। अब जल्दी से बताओ इसका डोमेन और रेंज क्या है, याद करिए। डोमेन और रेंज पीछा नहीं छोड़ेगा सर हमारा, कभी नहीं छोड़ेगा बेटा, 12 तक पीछे रहेगा डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब और रेंज का मतलब तुम्हें फंक्शंस में बता चुका हूं। ग्राफ से कैसे डोमेन रेंज देखनी होती है जल्दी से बताएंगे। डोमेन क्या है, पहले डोमेन बताओ जल्दी से चैट पे लिख के, डोमेन बताओ। रेंज नहीं, पहले डोमेन बताओ बेटा, पहले डोमेन बताओ। सर ग्राफ के क्वेश्चन कैसे आते हैं अभी बताऊंगा। ये उत्कर्ष बेटा आप बिल्कुल डिप्रेस मत हो, मैंने अभी आपकी बात का आंसर दिया यार, डिमोटिवेट मत हो। शुरू में मार्क्स नहीं आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम छोटी छोटी बातों पे डिमोटिवेट हो जाते हो। तुम लोग साल भर पढ़ाई करो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हारा कुछ हो रहा है ढंग से या नहीं हो रहा। ऐसे एक एक महीने पढ़ के एक एक टेस्ट के शॉर्ट टर्म में आउटपुट मत सोचो। स्कूल में मार्क्स नहीं आ रहे, अरे समय लगता है बेटा, 11th की प्रिपरेशन ऐसी नहीं है। चलिए हाँ, बहुत बढ़िया। डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर, क्योंकि आपने देखा एक्स तो सर कुछ भी डाल सकता हूं, जितना मर्जी बड़ा भी बताया था। डोमेन का मतलब होता है एक्स, एक्स तो सर कोई भी रियल नंबर डालो। और रेंज क्या है, रेंज है -1 से 1 वाई की, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 1 आ रही है सर, ये देखिए वाई एक्सेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्राफ -1 से 1 ही प्रेजेंट है, ये यहां तक प्रेजेंट है -1 से 1। तो y की रेंज -1 से 1 है, sin x की रेंज -1 से 1 होती है। बिल्कुल अच्छी तरह इस बात को लर्न कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही जरा
ये तो हो गया साइन एक्स और कॉस एक्स, साइन एक्स की डोमेन रेंज। बिल्कुल ऐसे ही जरा कॉस एक्स का ग्राफ बनाते हैं। कॉस एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनाऊंगा भाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। कॉस एक्स का ग्राफ बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। हाँ, कॉस एक्स में भी वही दो चार वैल्यूज ढूंढूंगा, कॉस एक्स में भी बेटा वही दो चार वैल्यूज ढूंढूंगा। कॉस जीरो क्या होता है 1, तो जीरो पर वैल्यू 1 हो जाएगी सर। कॉस 90 होता है 0, वही सब 90 पाई 3 पाई/2 2 पाई, इन्हीं सब भाइयों को देख लो, अपने कॉमन सी वैल्यूज जो हैं। पाई/2 पे होता है सर 0, तो यहां आ जाएगा। कॉस पाई क्या होता है -1, अब ये सब रटा होना चाहिए। कॉस पाई -1, कॉस 3 पाई/2 फिर 0, कॉस 2 पाई फिर से 1, ऐसा कुछ। तो ये जो हरे डॉट्स दिख रहे हैं इनको जरा ज्वाइन किया जाए, जो हरे डॉट्स दिख रहे हैं इनको बेटा ज्वाइन किया जाए। रेड कलर से कर रहा हूं देखो, तो ये बन गया अपना cos x का ग्राफ, ये बन गया बेटा cos x का ग्राफ, राइट। ये cos x का ग्राफ है अपना, 0 से 2 पाई तक ऐसा दिखता है। अब आगे पीछे क्या होगा वही रिपीट होगा, बिल्कुल सेम चीज रिपीट होगी जैसे पहले करी थी बेटा, जैसे पहले करी थी। इसके आगे यही चीज एज इट इज, ये माला जैसी जो बनी है चिपका दो, ऐसे ऐसे चिपका दी सर, ठीक है जी। ऐसे कुछ करके हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। इससे पहले भी ऐसे ही करके बिल्कुल चिपका दीजिए। तो ये -2 पाई से 0 हो गया, और वही 0 से 2 पाई हो गया, और वही 2 पाई से 4 पाई हो गया कहीं ऐसे, राइट। तो इस तरह से अपना जो ग्राफ है वो बेटा बार बार रिपीट होता जाएगा। cos x का भी ये जो लाल पार्ट है ये बार बार ऐसे ऐसे करके रिपीट होता जाएगा, ठीक है। इसकी भी डोमेन और रेंज बिल्कुल इजीली लिख सकते हो। डोमेन और रेंज साफ दिखाई दे रही है। डोमेन तो सर ऑल रियल नंबर्स है, और रेंज फिर से -1 से 1, बिल्कुल सेम डोमेन सेम रेंज। साइन एक्स और कॉस एक्स की डोमेन और रेंज बेटा बिल्कुल सेम होती है, याद होनी चाहिए, बिल्कुल ये याद होनी चाहिए। क्लोज्ड ब्रैकेट -1 से 1, इतनी बात तो तुम सबको बड़ी आसान लगी होगी, राइट। अब आ जाओ मेन चीज। मेन चीज सुनेंगे सब लोग अभी तक जिनको थोड़ी बहुत नींद आ रही है ना, अब केयरफुली सुनो भाई, क्योंकि अब मैं इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, नई चीज बता रहा हूं जो शायद तुमने नहीं सुनी हो पहले, जिसका नाम है पीरियड ऑफ अ ग्राफ। पीरियड ऑफ अ ग्राफ या पीरियड ऑफ अ फंक्शन, कुछ भी बोल लो। तो देखो, एक चीज होती है पीरियड, कुछ ग्राफ्स का पीरियड होता है, सभी का पीरियड नहीं होता, कुछ पर्टिकुलर ग्राफ्स का ही पीरियड होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो होता ही होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स का पीरियड होता है। पीरियड क्या होता है, तुमने टाइम पीरियड भी वर्ड सुना होगा शायद फिजिक्स में, है ना, पेंडुलम में आता है, बहुत सारी जगह तुम्हारे पास ये वर्ड पीरियड फिजिक्स में भी आएगा। पीरियड का मतलब है कितनी देर बाद रिपीटिशन होगा। तो पीरियड का क्या मतलब है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स, मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स after which graph repeats itself is called period। देखो वैसे डिटेल में जो है पीरियड तुम क्लास 12th में पढ़ोगे, फंक्शंस में एक पूरे लेक्चर में हम पीरियड डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हल्का फुल्का पीरियड वो वैल्यू है जो जितनी देर बाद ग्राफ रिपीट कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए कितनी देर बाद ग्राफ रिपीट कर रहा था, साइन एक्स के ग्राफ की अगर बात करूं तो 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है सर, है ना, क्यों 0 से 2 पाई तक सेम चीज आगे चिपकी हुई है, मतलब 2 पाई के बाद रिपीट कर रहा है। तो पीरियड ऑफ साइन एक्स क्या बोलोगे, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, पीरियड ऑफ साइन एक्स इज 2 पाई, राइट। ऐसे ही बिल्कुल cos x कितनी देर बाद रिपीट कर रहा है, देखो cos x कितनी देर बाद, सर वही 0 से 2 पाई के बाद सेम चीज चिपकी हुई है, तो इसकी पीरियड भी सेम होता है। तो साइन एक्स cos x बिल्कुल भाई भाई हैं, डोमेन रेंज पीरियड तीनों चीजें सेम है, राइट। तो पीरियड का मतलब समझ गए, पीरियड वो वैल्यू है कितनी देर बाद ग्राफ रिपीट करेगा। क्या सर हमेशा आएगा पीरियड, नहीं, log x के ग्राफ में कोई पीरियड नहीं था। तो ट्रिग्नोमेट्री में है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ 360 के बाद यानी 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए 2 पाई इनका पीरियड हो गया। तो पीरियड का मतलब क्या हो गया कि अपना, क्योंकि साइन 2 पाई प्लस एक्स इज सेम एज साइन एक्स, सेम चीज आ गई, राइट, रिपीट हो गया, यानी कि 2 पाई इज पीरियड, 2 पाई इज पीरियड, ठीक है जी। तो 2 पाई क्योंकि मिनिमम पॉजिटिव है
2 पाई इसका पीरियड हो गया। अब कोई कहेगा सर 4 पाई भी हम तो ये पूरा ही रिपीट मानेंगे इतना बड़ा, वो भी ठीक है यार अपनी जगह कि इतना भी पूरा भी, तो अगर इतना रिपीट हो रहा है तो इतना भी रिपीट हो रहा है, बट पीरियड को हमेशा मिनिमम वाला लिया जाता है। कम से कम वैल्यू कितनी देर बाद रिपीट हो रही है, कम से कम देखो मिनिमम पॉजिटिव वैल्यू, तो कम से कम तो 2 पाई के बाद हो रही है, इसलिए पीरियड को 2 पाई बोलेंगे, 4 पाई नहीं बोलते। जनरल पीरियड 2n पाई हो जाएगा, बट फंडामेंटल पीरियड मिनिमम पीरियड 2 पाई ही हम लिया करेंगे। ठीक है भाई, इसको ध्यान रखेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स का पीरियड है। एक बात तो ये हो गई पीरियड। अब एक और बहुत प्यारी चीज बता रहा हूं जो तुम्हें फिजिक्स में भी काम आएगी, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ। देखो ये जो मैं एक एक लाइन में लिख रहा हूं ना, ये अपने आप में एक एक पूरे के पूरे लेक्चर्स हैं, ये समझ लो 12th की मैथ्स के। ये पीरियोडिक फंक्शंस एक पूरे लेक्चर में कवर होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी एक पूरे लेक्चर में कवर होगा 12th में, बट अभी हल्का बस आइडिया दे रहा हूं तुम्हें होता क्या है। फिजिक्स में तुम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से यूज करोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तुम स्लोप से मेजर करोगे, शायद कर भी रहे हो फिजिक्स या केमिस्ट्री में, स्लोप से तुम बताते हो कि वो इंक्रीज कर रहा है डिक्रीज। फिजिक्स में एक्सेलरेशन वेलोसिटी जब पढ़ोगे तब ये सब यूज होगा, शायद अभी तुमने स्टार्ट नहीं किया हो, बट हम मैथ्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करेंगे। ध्यान से सुनना भाई, अगले 5 मिनट ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि इसी के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन कैसा बनेगा ग्राफ पे, राइट? हाँ, कुछ लोग अभी भी चैट पे लगे हुए हैं, कुछ लोग अभी भी चैट पे लगे हैं, भाई सुन लो, अभी तो सुन लो। एक बोल रहा है सर पीरियड -2 पाई क्यों नहीं, क्योंकि बेटा पॉजिटिव वैल्यू, पीरियड को हमेशा क्या कहते हैं, पॉजिटिव वैल्यू बोलते हैं, नेगेटिव वाली वैल्यू नहीं बोलते कभी भी पीरियड, तो मिनिमम पॉजिटिव। ठीक है भाई, इधर देखिए, हाँ -2 पाई नहीं होता पीरियड। चलिए ध्यान देंगे, देंगे यहां पे। इंक्रीजिंग ग्राफ क्या होता है, अ ग्राफ इज इंक्रीजिंग इफ x बढ़ाने पर y भी, हिंदी में लिख रहा हूं, बढ़ जाए। क्या बोला है मैंने, सिंपल लैंग्वेज में, नोट्स के लिए दिया है तुम्हें बहुत इजी लैंग्वेज में, कि अगर किसी ग्राफ का थोड़ा सा x बढ़ाया और उसका y भी बढ़ गया, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहोगे, इंक्रीजिंग कहोगे। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज बता रहा हूं, इससे सिंपल कोई हो ही नहीं सकती, कि एक इंक्रीजिंग ग्राफ वो होता है जिसमें अगर थोड़ा सा x बढ़ाया तो उसका y भी बढ़ गया। ऐसे ग्राफ को हम बोलते हैं कि वो इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है वो ग्राफ। ठीक है, डिक्रीजिंग क्या है, उस पर भी आएंगे, अभी उस पर भी आएंगे। तो अगर x बढ़ाने पर y भी बढ़ जाए तो ऐसे ग्राफ को तुम इंक्रीज कहोगे। स्लोप से अभी मत बोलो यार, अभी स्लोप की बात हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि स्लोप वगैरह में फिर कैलकुलस में घुसना पड़ेगा, dy/dx को 12th में बताऊंगा। फिजिक्स वालों को करने दो उस लेवल पे बात, हम 12th में ही एक बार में टच करेंगे कैलकुलस, अभी कैलकुलस पे हाथ नहीं लगाएंगे। सिंपल लैंग्वेज, इंक्रीज फंक्शन मतलब x बढ़ाने पे y बढ़ गया तो वो इंक्रीजिंग है। ठीक है, चलो देखें अब जरा साइन एक्स के ग्राफ को देखते हैं और देखते हैं कि वो कब इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखेंगे भाई, सामने देखिए, ये है कोई x, यहां पे कोई x ले लेता हूं, ध्यान से देखना भाई सब लोग सामने, ये x का ये y है, सब लोग सामने देखें प्लीज। ये कोई x था x1, ये उसका y1 है। ठीक है, x पर ये कुछ y है, ग्राफ के करस्पॉन्डिंग वैल्यू इस x से ये मिल रही है। थोड़ा सा x बढ़ाता हूं, यहां आगे x बढ़ता तो इस डायरेक्शन में, राइट, x2, तो क्या y बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ऊपर चले गया सर, बिल्कुल y2 तो बढ़ गया। तो साफ समझ आ रहा है, यहां से लेके यहां तक तो साइन एक्स का ग्राफ बढ़ता जाएगा, यहां तक जाके बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहां पे जाके मैक्सिमम वैल्यू ले ली उसने अपनी 1, बट इसके बाद तुम देखो वो ग्राफ नीचे आने लग गया, यानी कि अब जब तुम आगे की तरफ जाओगे, x बढ़ाओगे, तो अब इसका y थोड़ा ऊपर की जगह नीचे आ गया, ये देखो नीचे आ गया, राइट। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि पहले तो 90 तक साइन एक्स इंक्रीज कर रहा है, 90 के बाद आके वो ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है ना, डिक्रीज करने लग गया। ठीक है, तो कैसे चेक किया मैंने, x थोड़ा सा बढ़ा के देखा, x यहां था तो y यहां था, x यहां थोड़ा सा बढ़ाया तो y बढ़ गया, x 90 तक पहुंचा तो y मैक्सिमम आ गया, उसके बाद तो अब x जैसे ही बढ़ाया, x3 ले लिया तो y नीचे आ गया, यानी 90 तक क्या मैं बोल सकता हूं कि 90 तक x की वैल्यू, साइन x का ग्राफ इंक्रीज करता है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, साइन x इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग के लिए हम एरो अप ले लेते हैं, इंक्रीजिंग इन 0 से π/2,
पाई बाय 2 तक वो इंक्रीज कर रहा है भाई, पाई बाय 2 पे मैक्सिमम वैल्यू ले ली और पाई बाय 2 के बाद वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज देखो कहां तक कर रहा है, ध्यान से देखो डिक्रीज कहां तक कर रहा है सर, ये डिक्रीज किया डिक्रीज किया डिक्रीज किया, कम होता जा रहा है होता जा रहा है, यहां तक जाके कम हो गया, राइट। तो यानी sin x इज डिक्रीजिंग के लिए एरो डाउन, नीचे की तरफ एरो बनाऊं तो वो डिक्रीज कर रहा है, ऊपर की तरफ एरो मतलब इंक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग इन पाई से लेके पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय, ओपन क्लोज का अभी चक्कर मत करो, अभी तुम ओपन ही रख लो सब कुछ, ठीक है। एंड पॉइंट्स पे बात बाद में करेंगे, मैक्सिमम मिनिमा है वो बाद में देखेंगे, राइट। तो हम बस ये देख रहे हैं कि 0 से 90 यानी पहला क्वाड्रेंट, 0 से 90 क्या होता है, पहला क्वाड्रेंट, वो ASTC रूल वाला क्वाड्रेंट। 0 से 90 में sin x क्या होता है, इंक्रीज करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट, ASTC वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90। और sin x डिक्रीज करता है पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, यानी इस पूरे रीजन में sin x क्या कर रहा है, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 डिक्रीज कर रहा है बेटा, यानी सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज करता है। और तुम अब समझ गए, इसके बाद देखो 3 पाई बाय 2 के बाद फिर ये ऊपर जाने लग गया, ऊपर जाने लग गया ना, इसके बाद जाके फिर ये ऊपर जा रहा है, यानी कि 3 पाई बाय 2 से 2 पाई भी इंक्रीज करता है। sin x इज इंक्रीजिंग इन 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, 3 पाई बाय 2 से 2 पाई, तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया है कि चारों क्वाड्रेंट में कैसे होता है। साइन यहां इंक्रीज करता है, फिर यहां डिक्रीज, फिर यहां इंक्रीज करता है। अभी इसका यूज देखेंगे क्या होता है, राइट। सर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद तो रिपीट होता है भाई, इसके बाद तो रिपीट होता है। तो तुम्हें तो बस 0 से 2 पाए तक देखना है, उसके बाद तो वैसे ही सारी कहानी रिपीट होने वाली है, क्योंकि 360 घूम के आ गए, वहीं घूम रहे हो आप। चलिए, तो अगर ये समझ गए तो जल्दी cos x का बताओ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन सा वाला, ये वाला 0 से पाई बाय 2 पाई, कब cos x डिक्रीज हो रहा है, देखो ये cos डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, यहां से लेके यहां तक जाके कम हो गया, मतलब 0 से पाए, जब x की वैल्यू 0 से पाए है तो cos कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो लिख लीजिए cos x इज डिक्रीजिंग फंक्शन या डिक्रीजिंग ग्राफ इफ x लाइज इन 0 से पाए, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos जो है वो डिक्रीज करता जाता है। देखो 0 से पाए मतलब फर्स्ट सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट मिला के cos कम ही होता जाता है, और उसके बाद पाए के बाद उठना शुरू हुआ, पाए से 2 पाए वो इंक्रीज करता जाता है। तो cos x इज इंक्रीजिंग इफ x बिलोंग्स टू पाए से 2 पाए, यानी थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos बेटा बढ़ता जाता है, ठीक है, बढ़ता जाता है। ये है फंडा बेसिकली मोटा मोटा, कि cos यहां से यहां कम हुआ, फिर यहां से यहां बढ़ गया, sin x पहले यहां बढ़ा, फिर बीच में कम हुआ, फिर ये बढ़ा लास्ट में जाके, राइट। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का बेसिक फंडा ये है। अब इसका काम क्या है सर, इसका बहुत ही सिंपल काम है। इसका काम ये है, देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि भाई एक बात बताओ, साइन 1 डिग्री और साइन 2 डिग्री में कौन बड़ा है, ऑल्दो तुम्हें वैल्यू नहीं पता दोनों की, तुम्हें तो 30 डिग्री 0 डिग्री 45 डिग्री इनकी वैल्यू पता है, बट साइन 1 डिग्री और साइन 2 डिग्री में अगर ये पूछा जाए कि बड़ा कौन सा है, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या बोलोगे, जल्दी से बताइए। साइन 1 अगर बड़ा है तो ए ऑप्शन बता दीजिए, नहीं तो बी ऑप्शन टिक कर लीजिए। मैं पोल स्टार्ट कर रहा हूं, कौन सा दोनों में बड़ा है, साइन 1 डिग्री या साइन 2 डिग्री, जल्दी से बताएंगे बेटा। पोल स्टार्ट कर दिया है, ए ऑप्शन मतलब साइन 1 डिग्री हमें बड़ा लग रहा है, बी ऑप्शन मतलब साइन 2 डिग्री हमें बड़ा लग रहा है, राइट। जल्दी से बताइए कौन सा बड़ा है, स्टार्ट कर देता हूं पोल। ए ऑप्शन मतलब साइन 1 डिग्री, बी ऑप्शन मतलब साइन 2 डिग्री। आप इसको यूज करके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग यूज करके बहुत ही इजीली बता सकते हैं। चैट पे नहीं, पोल पे आंसर करो, ए या बी, और बिल्कुल सी या डी तो यार बिल्कुल भी टिक कर मत कर देना। सी और डी अगर तुमने टिक किया तो मतलब तुम भाई प्लूटो के इंसान हो,
तुम हो ही नहीं अर्थ पे जीने लायक, तुम आए हो मार्स से या प्लूटो से। अभी भी देखना करेंगे, 1-2% हैं जो सीडी में से ही कुछ टिक करेंगे, उन्हें मजा आता है। सर सॉरी आई एम नॉट एबल टू टेक क्लास, एक बच्चा लिख रहा है तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, आप रेस्ट कर लो, बट बाद में जब तबीयत ठीक हो जाए तब देख लेना, राइट। अभी आपकी हेल्थ अलाउ नहीं कर रही, तो आप बाद में भी देख सकते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सेम होगा सर, सी ऑप्शन कर दो सेम, सेम तो नहीं है। चलो देखते हैं, आंसर है वैसे तो बी। चलिए देखते हैं आंसर भी, अभी एक्सप्लेन करूंगा क्यों। 74% लोगों ने बी ऑप्शन दिया, और ये हैं हमारे, बधाई हो, ये प्लूटो वाले हैं और ये जुपिटर वाले हैं, है ना भाई। चलिए देखिए क्यों बढ़ा है, देखो अभी मैंने समझाया यार कि 0 से 90 में कैसा ग्राफ है, इंक्रीज। साइन एक्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब जितना मैं एंगल बढ़ाऊंगा 0 से 90, उतना वैल्यू साइन की बढ़ती जाएगी। अभी तो बताया कि जब एक्स बढ़ा रहा हूं तो वाई बढ़ रहा है, वाई क्या है, साइन एक्स है, वाई तो साइन एक्स है। यानी कि अगर मैं बेटा ऐसे सोचूं, ये है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है जी, ये है 90 डिग्री, तो 1 डिग्री पे अगर ग्राफ की वैल्यू ये है, साइन 1 डिग्री की वैल्यू ये है, तो 2 डिग्री पे तो ऑब्वियसली थोड़ा आगे ही है ना 2 डिग्री, और 2 डिग्री थोड़ा राइट में है, और साइन तो इंक्रीज करता है, तो साइन 2 डिग्री तो बड़ा होगा। मैंने थोड़ा जूम करके बना दिया, इतना बड़ा नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत जितना भी बड़ा होगा साइन 2 डिग्री बड़ा ही होगा। तो एक बात पक्की हो गई, 90 तक का कोई भी एंगल दे दूं, कोई भी एंगल दे दूं यार, साइन बढ़ेगा ही। जितना एंगल बढ़ाओगे उतना साइन बढ़ता जाएगा। मैं आपसे पूछूं भाई साइन 40 डिग्री बड़ा है या साइन 41 डिग्री बड़ा है, तो तुम कहोगे भाई साइन 41 बड़ा है सर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है। 90 तक तो कहानी यही चलनी है। साइन 80 डिग्री बड़ा है या फिर साइन 85 डिग्री बड़ा है सर, क्योंकि एंगल बढ़ा दिया तो इसका साइन भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 में आपने बोला कि जितना एंगल बढ़ाओगे उतना वैल्यू वाई की बढ़ती जाएगी। समझ गए ऐसे, बट कहानी पलट जाएगी उसके आगे। अब मैं अगर ये बोल दूं कि भाई साइन 100 डिग्री और साइन 101 डिग्री में कौन बड़ा है, अब ये कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं, 100 और 101, तो सर सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, 90 से 180 के बीच के हैं। तो साइन 100 डिग्री और 101 में अब क्योंकि ग्राफ कम हो रहा है, मतलब जितना एंगल बढ़ाएंगे उतना साइन कम होता जाएगा। यानी एंगल बड़ा कौन सा है, 101, तो साइन में 101 का छोटा बनेगा, 100 में बड़ा बनेगा, क्योंकि डिक्रीजिंग है। ये यूज है बेटा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, राइट। ये यूज है आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, कि आपको क्वाड्रेंट पहले पकड़ना है कौन सा है, उस क्वाड्रेंट में बिहेवियर देखना है, और आप बता देंगे कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं साइन 300 डिग्री बड़ा है या साइन 301 डिग्री बड़ा है, जल्दी से बताइए, साइन 300 डिग्री बड़ा है या साइन 301। 300 और 301 कौन से क्वाड्रेंट में है, वो आराम से देख लो बैठ के, और जल्दी से बताओ। ए ऑप्शन मतलब ये, बी ऑप्शन मतलब ये, पोल शुरू होता है आपका। साइन 300 बड़ा है तो ए टिक कर देना, साइन 301 बड़ा है तो दो बी टिक कर देना, राइट। जल्दी बताइए। हम्म, जल्दी से पोल पर रिप्लाई करिए, कौन सा बड़ा है। 300 और 301 कौन से क्वाड्रेंट के एंगल है, बस ये देख लो यार। 300 और 301 कौन से क्वाड्रेंट के एंगल हैं, कौन से क्वाड्रेंट के हैं सर, देखिए। 300 और 301 तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, और फोर्थ में तो साइन एक्स इंक्रीजिंग है। फोर्थ में क्या है, साइन एक्स इंक्रीजिंग है, और इंक्रीजिंग मतलब जितना एंगल बढ़ाओगे, एंगल बढ़ा उतना साइन बढ़ा, यानी साइन 301 बढ़ा, यानी बी ऑप्शन, बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। बस इतना सा खेल है यार, इतना सा खेल है ना भाई, इतना सा खेल है। अभी भी देखो काफी लोगों ने गलती कर दी। तुम्हें सबसे पहले क्वाड्रेंट देखना है यार, क्वाड्रेंट कौन सा है। 300 और 301 चौथे क्वाड्रेंट में है, ठीक है, और चौथे क्वाड्रेंट में ये देखो ये लिखा है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन एक्स तो इंक्रीज करता है सर, साइन एक्स तो इंक्रीज करता है। अब अगर तुम ये खेल समझ गए, अब अगर तुम बेटा ये समझ गए, तो सेम कहानी कॉस के लिए भी अब डिस्कस कर लेते हैं।
कॉस के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो कॉस एक्स आ गया ना। चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, कॉस 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 2 डिग्री बड़ा है? फिर से वही ए और बी ऑप्शन, जो बड़ा है वो टिक करना है तुम्हें, जो बड़ा है वो टिक करना है। कॉस 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 2 डिग्री? ग्राफ देख लो सामने, तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा हुआ है बेटा, जल्दी से बताइए। कॉस 1 डिग्री और 2 डिग्री में कौन सा बड़ा है, कॉस 1 डिग्री या कॉस 2 डिग्री? ए और बी में से बताएं, देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना डिस्कशन, अभी तो टाइम है, जल्दी देखिए। हाँ तो बेटा देखो, अब 1 डिग्री कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट के हैं सर? फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो देखिए 0 से पाए तक कॉस्ट कम होता जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या है, 0 से 90 तो होता है, ये तो कह रहा है 0 से पाए, यानी 0 से 180 ही मैं कम होता जाऊंगा। तो जितना एंगल बढ़ाओगे वो उतना कम होता जाएगा, यानी कॉस 1 डिग्री बड़ा है। तो ए ऑप्शन, ए ऑप्शन बेटा सही हो गया, इसका ए ऑप्शन सही हो गया, कॉस 1 डिग्री ज्यादा बड़ा होगा। सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है। जितना एंगल बढ़ाओगे उतना कॉस्ट छोटा होता जाएगा। 0 से 180 तक ये कहानी रहेगी, 0 से पाए तक ये कहानी रहेगी। वेरी गुड, 80% लोग अब सही आंसर दे रहे हैं। 100% पहुंचाना है भाई इसको। 100 तो नहीं पहुंच पाएगा, 96 97, क्योंकि कुछ प्लूटो और मरकरी और जुपिटर वाले प्राणी तो रह ही जाएंगे जो अभी भी सी और डी टिक करेंगे, है ना भाई, जो अभी भी सी और डी टिक करेंगे। चलो अब मुझे बताओ, कॉस 100 डिग्री बड़ा है या कॉस 101 डिग्री बड़ा है? जल्दी से बताइए, कॉस 100 डिग्री बड़ा है या कॉस 101 डिग्री बड़ा है? फिर से बेटा ए और बी ऑप्शंस हमारे सामने हैं। फिर से हम पोल स्टार्ट करेंगे और आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर आपको कॉस 100 बड़ा लगता है तो ए टिक कर दो, कॉस 101 लगता है तो बी। जल्दी, लास्ट है, अब लास्ट टाइम है, लास्ट मौका मिला है तुम सबको। जल्दी, जिनका आंसर पहले गलत हो गया था उनको लास्ट मौका मिला है। जल्दी निकालिए। स्लोप ऑफ साइन ग्राफ, अभी नहीं यार, अभी नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तुम्हें पता है, उन सब में अभी मत जाओ। डिफरेंशिएशन पे हम जाएंगे ही नहीं, स्लोप पे अभी हम जाएंगे ही नहीं। ठीक है भाई, चलो। तो कॉस 100 और कॉस 101, क्योंकि 180 तक वो डिक्रीज होना है। देखो नीचे लिखा है ना, 0 से पाए मतलब 0 से 180 तक डिक्रीज ही होना है, कम ही होना है। जितना एंगल बढ़ा लो वो कम ही होगा। तो कॉस 100 ऑब्वियसली, जो छोटा एंगल है उसका कॉस बड़ा होगा, जो एंगल बड़ा हो गया उसका छोटा हो जाएगा कॉस, यानी कॉस 100 डिग्री बड़ा है। यानी आंसर ए हो गया बेटा, कॉस 100 डिग्री इज ग्रेटर देन कॉस 101 डिग्री। अरे भाई क्या कर रहे हो दोस्तों, तुमने तो परसेंटेज गिरा दिया यार, 65% कर दिया। बी पहले 33% हो गए। अभी तो बताया, देखो 0 से पाए तक तुम्हें ये तो देखना है ना कहां डिक्रीज कर रहा है। कॉस का ग्राफ है भाई, कॉस तो 0 से पाए तक डिक्रीज करता है। साइन का फंडा लगा दोगे, साइन का मत करो भाई। कॉस 0 से 180 तक डिक्रीज करता है, और ये एंगल 180 से छोटे ही है ना, बस डिक्रीजिंग ग्राफ है यार। इतना सिंपल ही तो है, इतना सिंपल है, इसमें क्यों गलतियां कर रहे हो? क्यों तुम भाई जुपिटर के प्राणी बन रहे हो ऐसी गलतियां करके, ये बताओ। चलो एक और दे देता हूं, एक और दे देता हूं। कॉस 201 और कॉस 202 डिग्री में कौन बड़ा है? जल्दी से बताइए, ए अभी, ए अभी में से कौन है? जल्दी से बताओ यार, अब आना चाहिए। देखो अब गलती नहीं करनी, अब गलती नहीं करनी भाई। ये लिखे कॉस 201 और कॉस 202 में कौन बड़ा है? अब जल्दी बता दो यार प्लीज, अब तो यार सही बताना है। हाँ, तुम बुरा तो नहीं मानते ना मेरी बात का यार? मैं तो ऐसे ही बोलता रहता हूँ तुम्हें, ताकि तुम्हें मोटिवेशन मिले कि यार सर ने हमें ऐसे कहा है, अब हमें करना है। जुपिटर का प्राणी ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो मैं मजाक की बात है यार। तुम लोग अपने दोस्त तो यार छोटे भाई बहन की तरह, तुम इतना तो बोल ही सकते हैं ना? नहीं बोल सकते? बताओ।
इतना भी हक नहीं है। कुछ लोग लिख रहे हैं सर आप हमें ऐसे कह रहे हो, कुछ लोग लिखते हैं सर आप हमें रोस्ट करते रहते हो। रोस्ट थोड़ी करता हूँ यार, ये तो प्यार है अपना, ये तो प्यार है। अब तुम्हारी मम्मी घर पे तुम्हें कुछ ऐसे बोल रहे हैं या पापा बोल रहे हैं, भाई बोल दे बड़े, तो ऐसे बोलते हो कि रोस्ट कर दिया आपने। दिखाई तो रहे हैं तुम्हें, समझाई तो रहे हैं यार, गलत बात थोड़ी है उसमें। स्टाइल है अपनी अपनी सिखाने की, समझाने की। तो ये मत सोचा करो कि सर आपने हमें रोस्ट कर दिया, नहीं, रोस्ट नहीं है। हाँ सर बोल सकते हो, चलो बढ़िया है, बहुत बढ़िया। हाँ चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर, जल्दी से बताओ कौन सा बड़ा है। पोल खत्म भी हो गया, तो 201 और 202 डिग्री। 201 तो 180 के आगे कहानी निकल गई, 180 के आगे, 180 के आगे का एंगल है। इसके बाद तो सर ये इंक्रीज करता है, देखिए बढ़ना शुरू हो गया ना, बढ़ना शुरू हो गया। तो जितना एंगल बढ़ाओगे उतना कॉस भी बढ़ता जाएगा। तो कॉस 202 जो है बड़ा होगा, क्योंकि वो बड़ा एंगल है तो इसलिए उसकी वैल्यू भी बड़ी होगी। तो ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है भाई। देखते हैं अब 84%, चलो गुड, 84 तक तो पहुंचे। अभी भी 14% लोग गड़बड़ कर रहे हैं। अब तुम बेटा समझ जाओ कि मैं तुम्हें क्या सिखाना चाह रहा हूं। सिंपल, तुम्हें पहले तो एंगल देखना है कौन से क्वाड्रेंट का है, उसमें क्या इंक्रीज होता है या डिक्रीज, बस इतना देखना है, खत्म। कौन से क्वाड्रेंट का है, तीसरे का है सर। 200 डिग्री तो लगभग 180 से आगे है, और तीसरे चौथे में इंक्रीज करता है कॉस, तो इसलिए वो बढ़ गया, इसलिए वो बढ़ गया सर। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो इतनी बात तो आप समझ गए। अब इसी में एक तरह का और क्वेश्चन बन जाता है, इसी में बेटा एक और बन जाता। अब डिक्रीजिंग का तो तुम समझ ही गए कि x बढ़ाने पे y कम हुआ है ना, जैसे इंक्रीजिंग में x बढ़ाने पे y बढ़ गया, तो यहां लिख लेना x बढ़ाने पर, x बढ़ाने पर y कम हो गया, कम हो जाए। उसमें x बढ़ाने पे y भी बढ़ता है, इसमें x बढ़ाने पर y कम होता है, तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। चलो अब एक दो सवाल और दे रहा हूं। साइन 1 डिग्री और साइन 1 रेडियन, प्लीज नोट, ऊपर मैंने कुछ नहीं लिखा है, साइन 1 लिखा है, तो 1 क्या है, रेडियन है सर। वो आपने बताया था, ऊपर कुछ ना चिपकाएं, ऊपर 0 चिपका दें तो डिग्री है, कुछ ना चिपकाएं तो रेडियन है। 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, साइन 1 रेडियन में कौन बड़ा है? जल्दी से बेटा, जल्दी से, जल्दी से बताइए, है ना भाई। ए ऑप्शन अगर तुम्हें लग रहा है या बी लग रहा है, कौन सा लग रहा है? जल्दी से बताओ कौन सा बड़ा है दोनों में से। सर पोल 10 सेकंड पीछे चलता है, पता है यार मुझे, अब तो पुरानी बात हो गई है यार, तुम्हें भी आदत हो गई होगी। पोल पहले आ जाता है, वीडियो तुम्हारे पास लेट पहुंच, एक्चुअली पोल पहले नहीं आता, वीडियो बाद में आता है तुम्हारे पास, 10 सेकंड का लैग होता है ना, इसलिए पोल टाइम पे आ जाता है। बट मैं तुम्हें 45 सेकंड दे रहा हूं, बहुत है यार इसको, तो 10 सेकंड बहुत है इसको करने के लिए, 15 सेकंड बहुत है, 45 दे रहा हूं मैं, 10 का माइनस भी कर दो लैग, 35 सेकंड तो मिल ही रहे हैं, इतनी मैथ्स तो आती है यार मुझे भी, है ना भाई। जल्दी बताइए व्हाट इज साइन 1? साइन 1 रेडियन है मेरे भाई, 1 रेडियन के बारे में बात करी थी हमने पहले लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में आई थिंक, हाँ। करो जल्दी, चलो देखते हैं। तो भाई 1 रेडियन और 1 डिग्री, यार ये तो वही बात हो गई कि मैं तुमसे पूछूं कि 1525 मीटर ज्यादा है या फिर सर 1.75 किलोमीटर ज्यादा है। तो पहले तुम दोनों को सेम यूनिट ही तो बनाओगे, 1 किलोमीटर में 1 मीटर में है, तुम्हें कैसे पता? कोई बोले यार 10 मीटर पर सेकंड ज्यादा स्पीड है या फिर 50 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है, भाई एक यूनिट तो बनाओगे ना। तो कंपेयर करने के लिए एक यूनिट बनानी जरूरी है। वैसा ही यहां पे एंगल अगर 1 डिग्री है और एक 1 रेडियन है, पहले मैं दोनों को सेम बना लेता हूं यार। 1 रेडियन लगभग कितना होता है, ये बात तो तुम्हें पता है कि भाई पाई रेडियन, पाई रेडियन 180 डिग्री होता है। तो 1 रेडियन 180 बाय पाई, और पाई की वैल्यू अगर 3.14 ले लें तो लगभग 57 डिग्री के आसपास होता है। 1 रेडियन किसके आसपास होता है? 57 डिग्री के आसपास। तो साइन 1 रेडियन की जगह लगभग, ये लगभग वाला साइन बनाया, ऑलमोस्ट इक्वल टू साइन 57 डिग्री। अब सोच के बताओ कौन सा ज्यादा है? अब तो तुम बता ही दोगे यार, साइन 1 डिग्री बढ़ा है या साइन 57 डिग्री बढ़ा है? साइन तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में बढ़ता है, साइन एक्स तो बढ़ता है सर 90 तक तो बढ़ता ही है। तो 57 एंगल बहुत बड़ा है इससे, तो साइन 57 बहुत बड़ा होगा। साइन 1 डिग्री तो बेचारा छोटा सा होगा क्योंकि इंक्रीज करा जा रहा है। तो साइन 1 रेडियन की वैल्यू ज्यादा बड़ी होती है सर। बी ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। देखो 50% लोगों ने
52% ने सही बताया, 46% ने गलत बता दिया। क्यों? क्योंकि रेडियन को सोचा ही नहीं। 1 रेडियन तो 57 डिग्री है ना भाई? ये तो पढ़ते आए हो ना, फिजिक्स में भी यूज करा है तुमने, मैथ्स में भी बताया मैंने। 1 रेडियन की लगभग ये वैल्यू होती है। चलो अब अगर तुम ये समझ गए, अगर तुम अब ये समझ गए बेटा, तो जरा जल्दी से cos 1 डिग्री और cos 1 रेडियन में बताओ कौन सा बड़ा है। अब तो यार तुम सभी लोगों को कर लेना चाहिए आई थिंक। अब तो बड़ा आसान हो गया, अब तो बड़ा आसान हो गया। जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ। जल्दी से बताइए। जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम के अंदर सही तरीके से आंसर देना है। तुम लोग क्या जल्दी जल्दी में टिक करने की कोशिश करते हो? हाँ चलो देखते हैं। फिर से वही बात यार, ये है तुम्हारा डिग्री में, तो अगर मैं इसको देखूं तो कॉस 57 डिग्री है लगभग, और कॉस्ट फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज करता है। कॉस्ट क्या होता है? डिक्रीजिंग। तो जितना एंगल बड़ा उतना कॉस छोटा, यानी कॉस 1 डिग्री बड़ा होगा, कॉस 1 रेडियन छोटा होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। शाबाश, 85% लोग अभी भी सच दे रहे हैं, सही दे रहे हैं। और ये प्लूटो और जुपिटर के प्राणी थोड़े कम हो गए हैं, अगली बार पक्का थोड़े ज्यादा ही आएंगे, ये मुझे पता है। चलो तो अब आई थिंक आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। अब मैं छोटा सा एक क्वेश्चन और देता हूं आपको कि cos 2 रेडियन और cos 3 रेडियन, प्लीज नोट ये दोनों रेडियन है क्योंकि ऊपर जीरो नहीं चिपकाया है मैंने। ये क्या है? रेडियन है। cos 2 रेडियन cos 3 रेडियन में कौन सा बड़ा है? अब आएगा मजा, देखते हैं कौन कौन बताएगा। जल्दी से बताओ बेटा। चलो 1 मिनट दे देता हूं इस बार, 1 मिनट दे रहा हूं इस बार। cos 2 रेडियन और cos 3 रेडियन में कौन बड़ा है? हम्म चलिए जल्दी से बताइए। 2 रेडियन 3 रेडियन की पोजीशन देख लो बस कहां है ग्राफ में। चलो मैं एक्सप्लेन करता हूं। कॉस का ग्राफ देखो, पहले बनाते हैं, एक काम करते हैं, पहले कॉस का ग्राफ बनाते हैं, है ना। कॉस का ग्राफ तो सर ऐसा होता है, ऐसा होता है सर, ये होता है पाई/2 और ये होता है पाई। पाई होता है लगभग 3.14, क्योंकि दोनों ही रेडियन में। अब हम रेडियन रेडियन ही खेल लेंगे, क्यों डिग्री में चेंज करें, है ना। कॉस 2 रेडियन, कॉस 2 रेडियन और कॉस 3 रेडियन की पोजीशन देखनी है। अब ध्यान से देखना भाई, 2 रेडियन कहां है सर? 2 रेडियन कहां पे है? देखो 3.14, 3 रेडियन तो यहां है। 2 इससे थोड़ा पहले होगा क्योंकि पाई/2 कितना होता है? पाई/2 लगभग 1.57 होता है। पाई की वैल्यू अगर 3.14 ले लूं तो पाई/2 कितना हो गया? 1.57 के आसपास। तो ये 1.57 है, तो 2 इसके राइट में होगा, 2 यहां है। 3 उससे भी थोड़ा बड़ा है, पाई से तो थोड़ा छोटा है 3.14 से बेटा। अब देखो, ये है अपनी cos 3 रेडियन की वैल्यू, ये है cos 2 रेडियन की। कौन ज्यादा छोटा दिख रहा है? देखो जो नीचे y है वो छोटा दिख रहा है सर। ये है cos 2 रेडियन, ये है cos 3 रेडियन। तो cos 3 रेडियन ज्यादा नीचे है, मतलब वो ज्यादा छोटा है। y एक्सिस में जो जितना नीचे है उतना छोटा है, यानी cos 3 रेडियन छोटा है, cos 2 रेडियन बड़ा है बेटा। राइट, तो ये ग्राफ के एप्लीकेशंस हैं। बिना कैलकुलेटर की मदद से, बिना वैल्यू जाने हम बता पा रहे हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, इसमें हम बता पा रहे हैं। सो बेसिकली ऑप्शन हो गया ए, cos 2 रेडियन ज्यादा बड़ा है, cos 2 रेडियन ज्यादा बड़ा है। राइट, आई होप आप ये बात समझ गए, आई होप ये बात समझ गए।
वैभवी शर्मा ने बहुत बढ़िया जल्दी आंसर दिया सबसे पहले। इट्स विशाल सेकंड नंबर, आदित्य थर्ड, अरमान फोर्थ, आर्यन फिफ्थ। वेरी नाइस। अब मुझे पता है तुम लोग चैट पे क्या लिखोगे, मुझे पता है बेटा, मैं ऑलरेडी सब समझ चुका हूं। तुम लोग बेटा वही लिखोगे जो तुम हर बार लिखते हो, तुक्का सर, तुक्का मारा है इन्होंने। और मैं तुम्हें वही बोलूंगा कि बेटा अंगूर खट्टे हैं इसलिए तुम ये बोलते हो, तुम्हारा तो आया नहीं इसलिए तुम बोलते हो। हाँ आ गए तुक्के वाले। चलिए आ जाते हैं वापस। तो cos 2 रेडियन cos 3 रेडियन की तो बात हो गई। अब जरा एक छोटा सा सवाल दे रहा हूं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। इंक्रीज मतलब बढ़ता हुआ, मतलब पहले सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। cos 1 रेडियन cos 2 रेडियन cos 3 रेडियन, इनको लगाइए इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसी फिगर से हो जाएगा, बहुत आसान है, जल्दी से करो, जल्दी से करो। cos 1 रेडियन cos 2 रेडियन cos 3 रेडियन इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। इंक्रीजिंग मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा लास्ट में, राइट, इंक्रीज करता हुआ। इसी फिगर से आप सॉल्व कर देंगे क्वेश्चन को। हाँ सबसे छोटा तो दिख ही रहा है cos 3। अच्छा cos 1 का है, बस ये देख लो, 1.57 से भी लेफ्ट में होगा तो cos 1 रेडियन तो ऊपर चले जाएगा क्योंकि वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया सर। 1 रेडियन तो इधर आ गया, तो cos 1 तो पॉजिटिव है, ऊपर है। cos 2 से छोटा, cos 3 सबसे छोटा, तो cos 3 इज स्मॉलेस्ट, फिर cos 2, फिर cos 1। ये अपना हो गया अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब मजा आएगा, अब जो जिसमें तुम फंसोगे, इधर देखो जरा ध्यान से, फिर से अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इस बार sin 1 sin 2 sin 3 है बेटा। अब खेल देखो बिल्कुल ही पलट जाएगा, अब बड़ा मजा आने वाला है। करके देखो जरा, करके देखो। sin 1 sin 2 sin 3 रेडियंस है, डिग्री नहीं है, रेडियंस है। sin 1 sin 2 sin 3 रेडियन में क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिर से आपको बताना है बेटा। जल्दी से बताइए, जल्दी से ट्राई करिए, मतलब थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट अलग है, बता दूंगा मैं तुम्हें, बट एक बार ट्राई कर लो 10-15 सेकंड के लिए। साइन का ग्राफ बना देता हूं चलो पहले, साइन के ग्राफ की तो मदद लेनी ही है हमें। बड़ा सा बना दिया मैंने, 0 से पाई, पाई लगभग होता है 3.14, तो 3 रेडियन होगा यहां, और ये पाई/2 है, ये पाई/2 है जो है 1.57। ठीक है सर, 3 होगा यहां, 1 और 2। अब क्योंकि ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स हो गए, देखो अभी तक मैं जो भी एंगल कंपेयर कर रहा था क्या हो रहा था, सेम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग था, है ना, या तो पूरे में इंक्रीज हो रहा था या डिक्रीज हो रहा था। अब 1 रेडियन तो इसके लेफ्ट में और 2 रेडियन राइट में है। ये है प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन में, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट लग रहा है। अभी तक मैं कितने बहुत इजीली बता रहा था भाई, 2 और 3 रेडियन पूरे में ही डिक्रीज हो रहा था तो बता दिया cos 3 रेडियन छोटा है। बट अब इसके बीच में मैक्सिमा आ रहा है, तो मतलब 1 से इस तक इंक्रीज, पाई/2 तक, फिर पाई/2 के आगे डिक्रीज, यानी अब बीच में प्रॉब्लम है, इसलिए क्वेश्चन बढ़िया है। तो सर ये भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो अब ध्यान से सुनना कैसे करेंगे, सब लोग सामने देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट फंडा सिखा रहा हूं, पेन रख के जल्दी से सुनना शुरू कर दो, सामने स्क्रीन के देखना शुरू कर दो, नहीं तो समझ नहीं आएगा। सामने देखिए, हाँ तो देखिए ये तो था पाई/2, मतलब 1.57 है लगभग, है ना। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, 1 इसके लेफ्ट में होगा, 2 इसके राइट में होगा, 2 और 1.57 के बीच में जो गैप है, जो दूरी है, वो कम है, क्योंकि ये कितनी है 0.43 है और ये कितनी है 0.57 है। तो 1 और 1.57 ज्यादा दूर हैं और 1.57 और 2 कम दूर हैं, 0.43 कम होता है ना। तो सारा खेल इसी चीज पे टिका हुआ है कि भाई जो 2 है वो क्योंकि इसके ज्यादा पास है, पाई/2 वाली वैल्यू के ज्यादा पास है, मतलब पाई/2 पे तो मैक्सिमा है, मैक्सिमा के ज्यादा नजदीक है, मैक्सिमा के ज्यादा नजदीक है, और ये मैक्सिमा से दूर है, ये है मैक्सिमा से दूर। तो भाई जो मैक्सिमा के ज्यादा पास होगा वही तो ज्यादा बड़ा होगा ना भाई। मैक्सिमम वैल्यू 1 है 1.57 पे,
राइट, वो 1.57 के ज्यादा क्लोज है तो ज्यादा बड़ी वैल्यू देगा ना वो। यानी कि साइन 2 रेडियन क्योंकि मैक्सिमा के ज्यादा पास है इसलिए साइन 2 रेडियन ज्यादा बड़ा, साइन 1 रेडियन उससे छोटा, और साइन 3 तो बेचारा बहुत ही नीचे है। साइन 3 तो बेटा पाई के आसपास है, वो तो बहुत ही नीचे है, उसमें तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। साइन 3 तो सबसे छोटा है ही। साइन 1 साइन 2 में जो मेन खेल था, अब हम समझ गए सर कि सबसे बड़ा साइन 2 होगा। क्यों? फिर से लॉजिक बोल रहा हूं, क्योंकि 2 वाला मैक्सिमा के ज्यादा पास है। जो मैक्सिमा के ज्यादा पास होगा वो उतना ही बड़ा होगा, जो मिनिमा के ज्यादा पास होगा वो उतना ही छोटा होगा। ऐसे बस इतना सा फंडा याद रख लो, ठीक है। यानी कि अब इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो गया, साइन 3 सबसे छोटा, फिर साइन 1, फिर साइन 2। साइन 2 रेडियन सबसे बड़ा है भाई, क्योंकि 2 रेडियन मैक्सिमा के ज्यादा नजदीक है इसलिए वो ज्यादा बड़ा है। ठीक है भाई, समझ गए? क्या आप ये बात समझ गए? जल्दी से बताइए चैट पे, ये फंडा सर हमें क्लियर हो गया है? जल्दी से बताइए, अगर क्लियर हो गया है तो बता दीजिए। व्हाट इज मैक्सिमा? यार फिजिक्स में इतना तो पढ़ लिया होगा। मैक्सिमा मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम, मैक्सिमा का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, सिंपल। तो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 है, और 1 वैल्यू किस पर आ रही है? इसी पर आ रही है, π/2 पे। तो 1 के ज्यादा पास है वो, राइट। तो मैक्सिमम, मुझे लगा कि भाई तुम्हें तुम्हें इतना तो पता ही होगा मैक्सिमम मिनिमा क्या होता है। फिजिक्स में तो तुम्हें कैलकुलस पूरा पढ़ लिया है सर। मैक्सिमा से ही कंपैरिजन होगा? नहीं, जिसके भी हम आसपास घूम रहे हैं, मिनिमा के पास जाएंगे तो उससे कंपेयर करेंगे, है ना भाई। जो हमारे आसपास वाले उन्हीं से तो कंपेयर करोगे। अगर मैक्सिमम मार्क्स वाला तुम्हारे आसपास टॉपर्स रहते हैं अगर, तो तुम उसी से तो अपने मार्क्स कंपेयर करोगे ना। तुम्हारे आसपास ये सारे गधे हैं जो मार्क्स ही नहीं लाते, तो तुम उन्हीं से कंपेयर करोगे अपने मार्क्स। वही वाली कहानी है। मैक्सिमम मतलब टॉपर, मिनिमम मतलब समझ जाओ तुम, बॉटम। सर सलीम सर बोले थे कि जब तक आप वीडियो कॉल नहीं करोगे तब तक वो भी नहीं करेंगे। आप कब करोगे वीडियो कॉल सर? बेटा तुमने यही डायलॉग सलीम सर को भी चिपकाया होगा, है ना सर बेटा, कि तरुण सर ने बोला है जब तक आप नहीं करोगे तब तक। अरे ये सब खेल हम बहुत खेल चुके हैं बेटा, ये सब तुम जो हमें समझा रहे हो। और अगर सही में ऐसी बात है तो मैं उनसे बात कर लूंगा, सलीम सर से मैं डायरेक्ट फोन पे बात कर लूंगा। और अगर ऐसा है तो बेटा मैं कर लूंगा एक दिन बात, ऐसी क्या बात है। उनमें से एक दिन किसी को पकड़ेंगे जो क्लास में ध्यान नहीं दे रहे होंगे ना, उसी को पकड़ूंगा मैं, ये ध्यान रखना। जो ध्यान दे रहा है वो नहीं, जो नहीं दे रहा है वो पकड़ा जाएगा एक दिन वीडियो कॉल में, पकड़ा जाएगा। बहुत जल्दी होगा विक्रम बेटा, ठीक है भाई। सर व्हाट इज मैक्सिमा? आई थिंक अब तुम लोग समझ गए। मैक्सिमा इज नथिंग बट मैक्सिमम वैल्यू, जो अभी ग्राफ है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है। हाँ सर फॉर्मूला, ये तो बात हो गई अपनी। सर ये मैंने पिछली क्लास में, यार इतने बड़े बड़े मैसेज लिखोगे कैसे पढ़ेंगे यार, हैं। चलो पढ़ देता हूँ। इसका सोल्यूशन बता दीजिए। सर मुझे क्लास करने के होमवर्क क्वेश्चन करने में 3 आवर से ज़्यादा लग रहे हैं, जिस वजह से मैं डीपीपी नहीं कर पा रहा हूँ। सर डीपीपी में भी 20+ क्वेश्चन है। सर प्लीज़ गिव मी सम टाइम सो आई कैन कंप्लीट माय बैकलॉग। सर क्लास में जब आप क्वेश्चन करवाते हो तो सब समझ आ जाता है, बट जब मैं खुद करता हूँ तो 2-3 बार ट्राई करने पर क्वेश्चन हो रहे हैं, जिस वजह से मेरे बहुत सारे टाइम चले जाता है और मैं डीपीपी नहीं कर पाता। सर प्लीज़ गिव मी सोल्यूशन। हाँ, इतना लंबा क्वेश्चन, इतना लंबा क्वेश्चन, एंड तक मैं तो भूल ही गया शुरू में क्या लिखा था। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूं। तो बेटा जो तुमने बोला है ना, ये जेन्युइन कंसर्न है, और ये अगर तुम्हें आ रहा है तो इसका एक मतलब तो ये है कि बेटा पहले तो तुम्हें बधाई हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो, इसलिए तुम्हें ये दिक्कत आ रही है। कि हमें भी आती थी यार, क्योंकि आपको इतनी चीजें बताई जाती हैं एक लेक्चर के अंदर कि उसको ग्रैस्प करना, उसको अपने अंदर समझना, लर्न करना, उसको रिवाइज करना, डीपीपी अटेम्प्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा काम है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन एक ही है, एक ही है बेटा। क्या है इसका सॉल्यूशन? है कि आप अपना टाइम टेबल बनाइए। क्या आप स्कूल जाते हैं? अगर आप स्कूल जाते हैं तो बेटा ये प्रॉब्लम रहेगी, देखो पहले ही बता रहा हूं फैक्ट। उसमें बेस्ट ये कर सकते हो कि जितने हो पा रहे हैं डीपीपी के कर लो, जितने नहीं हो पा रहे आगे देख लेना रिवीजन के टाइम। अभी टेंशन मत लो, आगे चढ़ते जाओ, बैकलॉग मत क्रिएट करो। ये मत सोचो कि मैं पहले डीपीपी खत्म कर लूंगा उसके बाद ही अगला चैप्टर देखूंगा, नहीं। लेक्चर में साथ रहो, थ्योरी में साथ रहो, डीपीपी में जितना कर पा रहे हो ठीक है, बट अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, स्कूल नहीं जाते, अभी तो समर वेकेशन है, तो तुम अपना टाइम टेबल बनाओ। बच्चों टाइम टेबल बनाना जो होता है ना, तुम्हें लगता है टाइम टेबल का क्या करना है, तुम्हें रियलाइज नहीं होता तुम कितना समय वेस्ट करते हो एक दिन में। तुम्हें अपना एक एक मिनट, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक गोल्ड।
सोना है वो, सोने वाला सोना नहीं, असली हीरे जवाहरात वाला होता है ना जो सोना, वो वाला। कि भाई अपने को ऐसे ही टाइम वेस्ट नहीं कर देना कि यार चलो आधा घंटा इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, 1 घंटा लग गया बैठे बैठे, कोई रिलेटिव आया बैठ गए उनके साथ। ऐसे बहुत घंटे हम वेस्ट करते हैं, ऐसे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। अपने को 1 1 घंटा की अपनी हिसाब होना चाहिए कि यार इतने बजे मैं उठता हूँ, ये बजे मैं काम करूंगा। और टाइम टेबल का मतलब ये नहीं कि अनाप शनाप उसमें बस पढ़ाई के घंटे डाल दिए, सुबह उठूंगा पढ़ाई, शाम को जाऊंगा पढ़ाई ना, उसमें कुछ किसी भी चीज का टाइम जो तुम करते हो दिन भर उसी को बस तुम टाइम टेबल फॉर्मेट में कर लो। मतलब मान लो तुम 4 से 8 क्लास करते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये नहीं टाइम टेबल बोला तो 8 से ही पढ़ने बैठ जाऊंगा। तुम 8 से 9 क्या करते हो? रेस्ट करते हो, खाना खाते हो, उसमें टाइम टेबल में लिख लो 8 से 9 रेस्ट। बट वो फिर 8 से 9 ही होना चाहिए, ये नहीं कि 8 से 9 रेस्ट और मैं 10 बजे के बाद पढ़ने बैठ रहा हूं। अगर 8 तुम्हें 10 तक करना है रेस्ट तो 8 से 10 लिखो वहां। अपने टाइम टेबल से चलो बेटा। अगर आप टाइम टेबल से चलोगे ना तो तुम्हें इस चीज का, तभी तुम इस चीज से कर पाओगे और तुम्हें खुद मिलेगा। तुम एक बार मेरी बात मान के देखो, तुम अपना 1 हफ्ते टाइम टेबल बनाओ, तुम्हें खुद रियलाइज हो जाएगा तुम्हें बहुत टाइम है, तुम्हारे पास ये सब चीजें करने का टाइम है। अगर तुम अपना ढंग से 1 1 मिनट यूज करो। 7 घंटे सोने के रखो, मतलब 7 ही, ये नहीं 7 के 9 हो गए किसी दिन कि रात में आज लेट सोए जी रिश्तेदार आए थे घर पे, नहीं। तुम अपना टाइम टेबल से चलोगे। रिश्तेदारों को, जो भी घर, जो भी फ्रेंड्स फैमिली जो भी हैं, सबको बोल दो नमस्कार, 1 साल के लिए मुझे पढ़ने दो, उसके बाद मैं तुम्हें पूरा टाइम दूंगा। ठीक है भाई। ये अगर आप टाइम 1 हफ्ते बना के देखो, तुम्हें इस चीज का सॉल्यूशन ना खुद से मिल जाए तो तुम बोलना। हम जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कह रहा जान के वेस्ट करते हैं, हम जाने अनजाने में ही वेस्ट कर देते हैं, हमें रियलाइज ही नहीं होता। आधा आधा घंटा करके हम कितना समय एक दिन में वेस्ट कर रहे हैं। यूट्यूब खोल लिया जी, उल्टे सीधे रील्स स्क्रॉल करे जा रहे हैं बैठे हुए बस मोटिवेट होने के लिए। ये सब नहीं, ये सब नहीं बेटा। टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। कुछ लोग चैट पे लिख रहे हैं, तो टाइम टेबल रियलिस्टिक बनाओ। एक चीज तो करनी पड़ेगी ना, रियलिस्टिक बनाओ। ये जो करते हो सब चीजें डालो, और उसको ये नहीं आज मैं 6 घंटे पढ़ता हूं तो एकदम से 12 घंटे का टाइम टेबल बना दूंगा, कभी फॉलो नहीं होगा, कभी नहीं होगा फॉलो। आपको अगर आज 6 घंटे पढ़ते हो तो पहले 8 घंटे पढ़ने का टाइम टेबल बनाओ, 10 दिन तक वो फॉलो करो, फिर 8 से उसे 9 करो, फिर 1 महीने तक वो फॉलो करो, 9 से 10 करो, फिर ऐसे एक एक करके। अगर आप 10 पढ़ते हो 12 पहुंचना है तो 10 से पहले 11 करो, 1 महीने वो फॉलो करो, ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली। ये नहीं कि आज जोश आ गया, आज तो सर ने बड़ा बढ़िया भाषण दिया है, अब तो देखो मैं क्या करता हूं। अभी तक पढ़ते थे 2 घंटे, अब बना दिया टाइम टेबल 12 10 घंटे का, कहां से? नहीं होगा फॉलो, नहीं होगा फॉलो। समझे भाई? तो ये जो है भाई तुम्हारी बहुत जेन्युइन डाउट है नमन, क्योंकि ये तुम्हें तभी आ रहा है क्योंकि तुम पढ़ रहे हो। जो पढ़ रहे हैं ना उन्हें सबको ही आ रहा है, बोल नहीं रहे वो, ठीक है, उनको सबको आता है, सबको टाइम लगता है, बट तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस मेहनत करते रहो। राइट, चलिए हो गई बात। सर गर्मी बहुत है, विवेक कुमार जी, क्या ही जवाब दूं तुम्हें बेटा इस बात का, क्या ही जवाब दूं। चलो इस बात से मुझे एक कहानी याद आ गई वैसे अपनी, पता है कहानी कोटा की। जब हम कोटा में पढ़ते थे, चलो बता देता हूँ क्विक 2 मिनट की कहानी। जब हम कोटा में पढ़ते थे ना बेटा, तो गर्मी क्या तुम्हें लगती है, हमें नहीं लगती। मैं तुम्हें गर्मी से रिलेटेड बता रहा हूँ। कोटा में क्या होता है, बहुत गर्मी पड़ती है। इंडिया का वन ऑफ द, मतलब बहुत ज्यादा गर्म रहने वाला शहर है। लगभग 50 डिग्री 52 डिग्री टेम्परेचर होता है गर्मियों में, और दिन के टाइम 50 डिग्री तो आम है, मतलब बहुत ही ईजी। इतना ज्यादा गर्मी होती है कि भाई अगर आप बिना अपना फेस कवर करके जाओगे ना कहीं पे तो फेस जल जाता था। इनफैक्ट तुम अगर कोटा जाओ या देखोगे किसी को जानते हो तो वहां पे दिन में ना सब रुमाल बांध के रहते हैं फेस पे। क्यों? क्योंकि गर्मी इतनी पड़ती है तो फेस ही जल जाएगा, पूरा फेस जल जाएगा। तो अब होता क्या था, हमारी क्लासेस का टाइम होता था दोपहर 2 से 5 बजे, 3 घंटे की बस क्लास होती थी, 1.5 1.5 घंटे की 2। और वो क्लास लगती थी पहले तो क्या है, अभी तो कोटा में इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बिल्डिंग्स बन गई हैं। पहले क्या था कि एक बहुत ही खंडर सा स्कूल होता था, बहुत दूर जाके शहर के, वहां पे क्लासरूम, वहां के क्लासरूम में कोचिंग होती थी हमारी। ठीक है, बहुत, वैसे तो हम नामी इंस्टीट्यूट में थे बट उनके पास भी बिल्डिंग नहीं थी तब, 2 4 ही कमरे थे। तो मेनली क्लासेस लगती थी स्कूल के अंदर जो 3 किलोमीटर दूर था। अब हम कैसे जाते थे वहां? हम जाते थे बेटा साइकिल पर। दोपहर के 1:30 बजे की गर्मी में साइकिल पे उठा के हम लोग कोटा की गर्मी में साइकिल करके 3 किलोमीटर रोज क्लास करने जाते थे। चक्कर आते थे बेटा। तुम लोग सोचते हो ना सर को देख के, अरे सर आपकी लाइफ बढ़िया है, सर क्लास लेते हो अपना बढ़िया, आप घूमते फिरते हो। बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो तुम घर पे बैठे बैठे तुम कह रहे हो ना बहुत गर्मी है, अभी तो तुम घर बैठे बैठे क्लासेस कर रहे हो, तुम्हें कितना बेनिफिट है ये सोचो। हम लोगों के टाइम पे ये सब नहीं था। तो मैं तुम्हें ये नहीं कह रहा कि तुम्हारे पास कुछ एडवांटेज है ये वो, तुम ये सोचो बेटा कि अभी जो तुम्हें मिला हुआ है ना वो बेस्ट है। हम भी यही सोच के जाते थे। काफी बच्चे ऐसे, हम ये सोचते थे कि इतने बच्चे इंडिया में ऐसे हैं जिन्हें तो कोचिंग मिलने का मौका ही नहीं मिलता, हमें तो मिला तो है, तो हम रोए इस बात को लेके कि हमें कोटा की धूप में साइकिल चला के जाना पड़ रहा है। ठीक है भाई, हाँ।
वो होता है बेटा, अंदर से वो मोटिवेशन लाना पड़ता है। और बहुत टफ टाइम था वो, बहुत टफ टाइम था। सुबह जाते, दोपहर में जाते थे, धूप में चक्कर आते थे लिटरली वहां पहुंचते पहुंचते। और पानी भी ठंडा नहीं मिलता था हमें पीने का, वहां पे लाइन लगती थी इतनी बड़ी, बट किसी तरह थोड़ा बहुत पानी पी के नॉर्मल टेम्परेचर करते थे, फिर जाके क्लास अटेंड करते थे। वो भी क्लास में भी कोई एसी नहीं, कुछ नहीं, चौक वाला बोर्ड होता था, बस पढ़ाई करी, सर्कमस्टांसेस थे। तो ये मुझे याद आ गया, तुमने जो बोला ना बहुत गर्मी है, उससे मुझे याद आ गया कि भाई अपने आप को खुश नसीब समझना चाहिए, क्योंकि तुमसे भी बेटा ज्यादा गए गुजरे लोग हैं जिनको ये भी नहीं नसीब हो पा रहा, राइट। तो कभी भी रो मत, लाइफ में जो मिल रहा है उसमें खुश रहो, अपना बेस्ट देने की उन सर्कमस्टांसेस में कोशिश करो, ठीक है। चलो वापस आते हैं बेटा। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया, साइन 3 रेडियन सबसे छोटा है, फिर साइन 2, फिर साइन 1, फिर साइन 2, राइट। अब बिल्कुल ऐसे ही जरा कॉस में कंपेयर करके बताओ, कॉस 1 रेडियन ज्यादा बड़ा है या कॉस 7 रेडियन? प्लीज नोट, डिग्री नहीं है, 7 रेडियन है, ठीक है भाई। हाँ करो जल्दी बताओ। एक पूछ रहा है सर फेस कैसे जल जाता था? बेटा वहां हीट बहुत ज्यादा होती है, कोटा में ना ड्राई हीट पड़ती है बहुत ही क्योंकि वहां राजस्थानी एरिया है ना, आसपास डेजर्ट्स हैं, तो ड्राई हीट में क्या होता है, आपको सन की रेज बहुत ज्यादा लगती हैं। जैसे तुम दिल्ली बॉम्बे इन सब में सन होता है, बट उतना तेज नहीं लगता जितना इन सब जगह लगता है, तो वहां इस वजह से जल जाता था। जल्दी बताइए, कॉस 1 रेडियन या 7 रेडियन? 7 रेडियन बहुत बड़ा हो गया अब, समझ रहे हो ना। 2 पाई लगभग, चलो हिंट दे रहा हूं, 2 पाई लगभग कितना होता है? 6.28 होता है, क्योंकि 3.14 है इंटू 2, 6.28 के आसपास होता है 2 पाई। 7 रेडियन तो 2 पाई से भी बड़ा हो गया है ना भाई। तो 7 रेडियन में पहले क्या करोगे? 360 से बड़ा एंगल दे देता हूं तो क्या करते हो सर? 360 उड़ा देते हैं। 360 से बड़ा ही तो है ये 7 रेडियन, इसमें से क्या उड़ा दो? 6.28 उड़ा दो। तो cos 7 रेडियन को लगभग इक्वल लिख सकते हो 7 माइनस 6.28, ऐसा कुछ राइट। और 7 माइनस 6.28 क्या होता है? 0.72 लगभग। तो cos 7 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? cos 0.72 ये लिख सकते हो इसकी जगह। और अब cos 1 तो दोनों मैंने छोटे कर लिए, बेसिकली मैंने क्या किया? छोटे कर लिए यार। जब 1000 डिग्री आ जाता है, 2000 डिग्री क्या करते हो ट्रिगो में? उड़ाते हो, 360 उड़ाते हो, राइट। अब जल्दी से इन दोनों को कंपेयर करके बताइए कौन सा ज्यादा बड़ा है। कॉस का ग्राफ ऐसा होता है सर, कॉस का ग्राफ ये 1.57 होता है π/2। तो कॉस 0.72 यहां होगा, 1 रेडियन यहां होगा, बस अब तो दिख गया होगा। कॉस 0.72 मैक्सिमा के ज्यादा नजदीक है, कॉस 1 रेडियन छोटा रह जाएगा, थोड़ा सा नीचे आएगा। तो कॉस 0.72 यानी कॉस 0.72 किसके बराबर था? कॉस 7। तो ये तो कॉस 7 हो गया और ये कॉस 1 हो गया। तो कॉस 7 ज्यादा बड़ा हो गया, क्योंकि कॉस 0.72 ज्यादा बड़ा वैल्यू है, राइट। कॉस 7 इज बिगर, ये बड़ा है। तो ऐसे तुम कोई भी कंपेयर कर सकते हो, कोई मर्जी दे दें यार, cos 6, cos 7, cos 10, cos 20, कुछ मर्जी दे दें रेडियंस, तुम्हें उसे कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। तुम उसको बेटा कंपेयर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी पुरानी पुरानी चैट आप लोगों की आ रही है मेरे पास, 10 मिनट पुरानी, 20 मिनट पुरानी, थोड़ा चैट में है डिले। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये अपना हो गया cos 7 डिग्री, cos 7 रेडियन बड़ा होता है cos 1 रेडियन के। चलो आई थिंक ये वाले तो मैंने तुम्हें दोनों कराई दिए अब क्वेश्चन, ये तो मैंने इसमें टाइप करे हुए थे बट मैंने तुम्हें करवा दिए हैं ये वाले, अगला भी करा दिया। चलो अब 10x के ग्राफ पे आते हैं बेटा। अब आएंगे हम 10x के ग्राफ पे, केयरफुली सुनेंगे क्योंकि 10x का ग्राफ थोड़ा धोखेबाज है ना। साइन कॉस ने तो कोई धोखा नहीं दिया, 10x में एक धोखे की प्रॉब्लम है। क्यों है सर? क्योंकि 10x हमेशा डिफाइंड नहीं होता। तुम्हें पता है 10x क्या है? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स है। अब ध्यान से सुनना, डोमेन पहले लिख रहा हूं, बाद में ग्राफ बनाऊंगा, केयरफुली सुनेंगे। चैट पे बंद करो लिखना,
और अब ध्यान से सुनिए सर, डिग्री में कंपेयर करके कर सकते हैं, हाँ कर सकते हो, बट जब दोनों ही रेडियन में है तो क्यों करोगे डिग्री में? एक डिग्री एक रेडियन है तो सेम यूनिट बनाओगे ना, जब दोनों ही रेडियन है तो क्यों करना है? हाँ, सामने देखेंगे सब लोग। तो देखो बेटा, पहले हम इसकी डोमेन लिखेंगे। tan x क्या है? sin x अपॉन cos x। ऐसे फंक्शंस तुम्हें पता है कब नॉट डिफाइंड होते हैं? जब ये जीरो हो जाता है ना। तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता है 90 डिग्री पे tan x नॉट डिफाइंड आ जाता है ना। बट अब 90 डिग्री नहीं, सिर्फ 90 नहीं, अब तो हमें cos x जीरो कहां कहां होता है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो cos x जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, cos x का ग्राफ देखते हैं, cos x का ग्राफ देखते हैं। ये था cos x का ग्राफ। cos x जीरो कब कब हो रहा है? cos x जीरो कब कब हो रहा है सर? जब जब x एक्सिस को कट कर रहा है। एक तो यहां कर रहा है सर x एक्सिस को कट π/2 पे, फिर एक 3π/2 पे भी सर जीरो हो रहा है, फिर उसके बाद 5π/2 पे भी जीरो हो रहा है। ध्यान से सुनना भाई, फिर 7π/2 पे भी जीरो हो रहा है। तो cos x जीरो, अभी तक तुम 90 डिग्री लिखते थे, tan x नॉट डिफाइंड 90 डिग्री, नहीं भाई, अब तो हजारों लाखों एंगल, बड़े एंगल भी हो सकते हैं। यानी कि इन सब जगह cos x क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है सर। यानी tan x डिफाइंड ही नहीं होगा, क्योंकि tan x क्या होता है? साइन अपॉन कॉस, डिनोमिनेटर फंस जाएगा, जीरो बन जाएगा। यानी किन किन वैल्यूज पे प्रॉब्लम है? π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, इन सब पर हमें दिक्कत है। cos x जीरो कब होता है? cos x जीरो पहले सॉल्व कर लेता हूं। cos x जीरो का मतलब हुआ x π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2 एंड सो ऑन। इन सब पर cos x क्या आ रहा था? जीरो आ रहा था। अब ध्यान से सुनेंगे भाई, सिर्फ 90 to 70 लिख रहे हैं कुछ लोग चैट पे, बट आगे इन्फिनिटी तक जितना भी जा सकता है, 360 जोड़ते रहो। तो क्या हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा ये? देखो π/2 तो है ही, सभी में आ रहा है π/2। यहाँ 1, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 5π/2, 7π/2। तो π/2 का कोफिशिएंट ऑड नंबर आ रहा है। क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है। देखो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे बनता जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इसको? 2n+1 ऑड नंबर कैसे लिखते हो? 2n+1 की तरह, π/2। तो जब भी x 2n+1 π/2 हो जाएगा, तब cos x जीरो होगा, तब tan x नॉट डिफाइंड होगा, राइट? तो cos x जीरो कब होगा? अब से जब भी cos x जीरो आ जाए, देखो ट्रिग्नोमेट्री 2 में यही खेल करना है हमने पूरे एक चैप्टर में। अब जब भी cos x जीरो, अभी तक cos x जीरो क्या बोलते थे? x 90 डिग्री। अब नहीं, cos x जीरो का मतलब अब से बोलोगे x 2n+1 इंटू π/2, क्योंकि कुछ भी ऑड मल्टीपल, ऑड को लिख दिया 2n+1, ऑड टाइम्स π/2 हो गया। ये हमने अभी ग्राफ से देखा बेटा। ग्राफ में cos x जीरो कब कब होता है? cos x जीरो तब तब होता है जब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे cos x जीरो हो जाता है। इसलिए सर cos x जीरो का सॉल्यूशन 2n+1 π/2। तो अब सोचो डोमेन क्या हो जाएगी। अब आ जाते हैं वापस tan x के डोमेन पर। tan x की जो डोमेन है बेटा, उसमें बेसिकली अब cos x जीरो नहीं होना चाहिए। तो मतलब इसके अलावा सारी वैल्यूज, क्योंकि हम तो चाहते हैं cos x जीरो ना हो, तो डोमेन ऑफ tan x क्या हो जाएगी? डोमेन ऑफ tan x इज ऑल रियल अदर देन ये वाली वैल्यू, क्योंकि इस पे तो cos x जीरो हो जाएगा, ये हटा दूंगा ऑल रियल में से, तो अपने पास डोमेन ऑफ आ जाएगा। ठीक है जी, ऑल रियल अदर देन 2n+1 π/2। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अच्छी तरह लर्न करना है कि tan x की डोमेन होती है ऑल रियल अदर देन 2n+1 π/2। ऑल रियल अदर देन जब भी cos x जीरो है। cos x जीरो कब है? इन x की वैल्यूज पे। ठीक है जी, चमक गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो tan x की जो डोमेन है ऑल रियल अदर देन 2n+1 π/2 होती है। रेंज क्या होती है वहां भी आएंगे, बट पहले अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ बना लेते हैं बेटा। tan x का ग्राफ बना रहा हूं। तो अब तुम्हें एक बात पता है, x π/2 पे नॉट डिफाइंड आएगा, 3π/2 पे नॉट डिफाइंड आएगा, राइट? और -π/2 पर भी नॉट डिफाइंड आएगा।
-3π/2 पर भी नॉट डिफाइंड आएगा। तो मैंने क्या किया, x इक्वल टू π/2 की लाइन बना ली, क्योंकि इस ग्राफ उस लाइन को कट कर ही नहीं सकता, क्योंकि x π/2 नहीं हो सकता। अब ध्यान से देखेंगे ग्राफ, x 3π/2 की भी लाइन बना ली, x 5π/2 उधर होगा, उतना नहीं बना रहा, x -π/2 की बना ली, x -3π/2 की बना ली, क्योंकि x नेगेटिव भी तो हो सकता था, इसमें नेगेटिव डाल लो, क्या दिक्कत है। इन सभी पे नॉट डिफाइंड आने वाला है, ठीक है सर। और अब ध्यान से देखेंगे, जीरो है, यहां पे कहीं पाए होगा, ये 3π/2 वाला पॉइंट था, ये 3π/2 वाला है, ये पाए वाला है, ठीक है जी। ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ हो गया। तो अब देखो, तुम्हें एक बात पता है, कई लोग, हाँ अब तुमने बचपन से एक कंफ्यूजन ये क्रिएट करी होगी, या तुमने सोचा होगा कहीं तो सर tan 90 को नॉट डिफाइंड लिख देते हैं, कहीं tan 90 को इन्फिनिटी लिख देते हैं। सुना है ना ये, सुना है ना ये, सब लोगों ने सुना होगा, कहीं सर tan 90 को इनफाइनाइट बोल देते हैं और कभी tan 90 को नॉट डिफाइंड बोल देते हैं। अब हम कौन सा लें सर, समझ ही नहीं आता सर हमें तो tan 90 डिग्री बेटा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। tan 90 या tan π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। बट जैसे जैसे 90 के पास जाएं, 89.999 डिग्री है ना, tan 89.99999 डिग्री ऐसे कुछ लिख दिया, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। समझे खेल, ये है फर्क। बुक्स में जो लिखते हैं tan 90 तो नॉट डिफाइंड ही है, बट tan कोई ऐसा एंगल जो 90 के पास जाए, 89.99999 डिग्री, वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लग जाएगा, ठीक है। ये फर्क होता है, ये फर्क होता है, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम्हारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, जिसपे फोन पे होते हैं आजकल सारे मोबाइल फोन्स पे, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकालना, एरर दे देगा वो, बट तो इसका मतलब नॉट डिफाइंड है। बट साइन 89.99999 डिग्री निकालना तो बहुत बड़ी वैल्यू दे देगा, तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। तो आज से, अभी से ये गलती अपनी बिल्कुल गलत फहमी दूर कर लेंगे, कब नॉट डिफाइंड है कब इन्फिनिटी है, ये मैंने आपको समझा दिया, राइट। tan 90 नॉट डिफाइंड होता है, बट जैसे ही 89 के पास जाऊंगा तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो यानी जीरो से जैसे ही 90 की तरफ जाऊंगा, ये इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ग्राफ इंटरसेक्ट नहीं करेगा, गैप रहेगा, देखो गैप रहेगा, ऐसा कुछ। और -90 के लिए वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, ऐसा कुछ ग्राफ हो जाएगा, ये भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो इस तरह से tan x का ग्राफ दिखेगा, इस तरह से बेटा tan x का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में दिखेगा, इनको इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ऐसा लॉग में भी होता है, लॉग में भी होता है ऐसा, राइट। सर इन्फिनिटी इटसेल्फ इज नॉट डिफाइंड, मैंने बोला इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, मतलब जब तुम tan 89.9999 डिग्री निकालोगे कैलकुलेटर में, तो 10,000 5 लाख ऐसे कुछ आने लग जाएगा, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। इन्फिनिटी नहीं होगा, मैंने ये नहीं बोला कि इन्फिनिटी हो जाएगा, मैंने बोला इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा, बहुत बड़ी वैल्यू की तरफ जाने लगेगा, ठीक है जी। और बिल्कुल ऐसे ही अब इसके आगे भी ऐसे ही होगा, π/2 के आगे फिर माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके फिर प्लस इन्फिनिटी 3/2 की तरफ जाएगा, और इधर भी बेटा ऐसे ही होगा। तो ये जो ग्रीन कलर से बने हैं, ये अपने tan x के ग्राफ्स हैं, ये क्या है, tan x के ग्राफ हैं। सर वी हैव सीन दीज ग्राफ्स इन फिजिक्स, अच्छी बात है। अब मैंने आपको समझा दिए हैं कैसे बनते हैं ग्राफ। ये π/2 -π/2 3π/2 की लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, गैप्स बना के बनाना बेटा, ठीक है ना। और ये लाइंस को क्या कहते हैं, ये भी तुम्हें शायद पता होगा, जिन लाइंस को इंटरसेक्ट नहीं करता, अप्रोच करता है, एसिम्पटोट कहते हैं। tan x के ग्राफ में ये लाइंस एसिम्पटोट्स हैं, जिनको ग्राफ अप्रोच करता है, इंफिनिटी की तरफ जाके टच करेगा, ऐसा लगता है कि टच कर जाएगा बट करता नहीं है, ऐसी लाइंस को एसिम्पटोट कहते हैं। और ये चीज हम डिटेल में हाइपरबोला चैप्टर में पढ़ेंगे, वहां पे आएंगे एसिम्पटोट, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तब आएगा। सर ग्राफ के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएंगे, तो बेटा ग्राफ के क्वेश्चन ना अपने को मेनली जो है कहीं कहीं यूज होगा, अभी आप बस ग्राफ याद कर लो कि कैसे होते हैं। अभी थोड़ा सा जब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां ग्राफ का थोड़ा बहुत तुम यूज देखोगे, वहां तुम्हें कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस करवाऊंगा। उसके बाद 12th में मेनली काम ग्राफ का 12th में आएगा तुम, ठीक है। हम्म
तो ये अपना tan x का ग्राफ हो गया। अब मुझे जल्दी से ये बताओ कि tan x की, चलो डोमेन तो मैंने लिख दी, रेंज क्या है? ग्राफ से देख के बता सकते हो रेंज? रेंज ऑफ tan x क्या है? वही तीन चीजें बात करेंगे, डोमेन, रेंज और पीरियड, राइट? पहले रेंज बताएंगे। रेंज बताइए। हाँ, एसिम्पटोट नहीं पता था तो अभी लिख लो, नाम इसका एसिम्पटोट होता है। जिस लाइन को इन्फिनिटी पर जाके ऐसा लगे टच कर जाएगा, ऐसी लाइन को एसिम्पटोट कहते हैं। हाइपरबोला में आएगा ये डिटेल में। हाँ, रेंज बताइए क्या है? वाई एक्सिस में देखो ना क्या क्या हो रहा है सर, इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है और माइनस इन्फिनिटी की तरफ भी जा रहा है। सो ऑल रियल नंबर, tan x की रेंज क्या हो गई? ऑल रियल नंबर्स हो गई, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। tan x सारी वैल्यूज ले सकता है, राइट? तो tan x की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर्स है बेटा। tan x की रेंज ऑल रियल नंबर्स है। चलिए, तो ये हो गया अपना tan x का ग्राफ। अब इसका पीरियड बताओ जल्दी से। पीरियड, पीरियड याद है ना? पीरियड आज डिस्कस किया था। कितनी देर बाद ग्राफ रिपीट करता है? ग्राफ कितनी देर बाद रिपीट करता है? तो देखो, यही वाली ब्रांच बार बार रिपीट हुए जा रही है। ये वाली ब्रांच जो है बार बार आ रही है। ये ब्रांच आई, फिर यही चीज एज इट इज यहां चिपका दी, यही चीज इधर चिपका दी, यही इधर चिपका देंगे, तो यही बार बार ब्रांच रिपीट होती जा रही है। तो क्या है ये? कितना इंटरवल है? देखो सर, ये -π/2 से π/2 कितना इंटरवल हुआ एक्स के अलोंग? पाई इंटरवल हुआ सर। ये क्या हुआ? पाई हुआ। तो tan x का पीरियड पाई होता है। बिल्कुल अच्छी तरह से लर्न कर लेना। साइन कॉस का तो 2π होता है, बट tan x का cot x का पाई होता है बेटा, क्योंकि ये -π/2 से π/2 कितना इंटरवल है? एक्स एक्सिस के अलोंग पाई यूनिट्स का गैप है, और यही चीज एज इट इज चिपकाई गई है। तो tan x का ग्राफ पाई के बाद ही रिपीट करने लग जाता है। याद करेंगे इस चीज को, बिल्कुल लर्न कर, मतलब डोमेन, रेंज और पीरियड बिल्कुल खट से लर्न होना चाहिए। tan x, sin x, cos x, इन तीनों का तो लर्न होना ही चाहिए, ठीक है? sin cos tan का होना चाहिए। एनसीईआरटी में भी ये सारे ग्राफ बने हुए हैं, स्कूल के लिए भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। cot sec cosec के भी हैं, वो भी दिखा दूंगा, बट मैंने डिटेल में 10 तक बता दिया। चलो cot का बस एक बात बताओ। अच्छा, पहले cot से आने से पहले हम भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की तो बात कर लें। चलिए अब जल्दी बताइए, 0 से पाए तक क्या लगता है? tan x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है? जल्दी बताओ। tan x इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग 0 से पाए तक? बहुत आसान है। 0 से π/2, सॉरी मैंने यहाँ पाई गलत लिख दिया, ये π/2 था, तब मिस हो गया, रब हो गया वो। 0 से π/2 तक tan x क्या है? इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? π/2 तक, 0 से π/2 तक क्या है? इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? साफ दिख रहा है ना ग्राफ में, बढ़ता जा रहा है सर, वो तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, बढ़ ही रहा है। तो जितना x बढ़ाओगे उतना इंक्रीज करता जाएगा। फिर नेक्स्ट देखो, π/2 से पाई तक क्या है? π/2 से पाई, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया ना। π/2 से पाई 90 से 180 कैसा है सर? ये भी इंक्रीज कर रहा है। देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी से बढ़ गया, इंक्रीज करा, और फिर पाई से 3π/2 फिर इंक्रीज। तो हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज कर रहा है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी इंक्रीज, 0 से 90 इंक्रीज, 90 से 180 इंक्रीज, 180 से 3π/2 मतलब 270, ये भी इंक्रीज, फिर से इंक्रीज। तो tan x का ग्राफ चारों क्वाड्रेंट्स में इंक्रीज करता है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट दैट tan x is increasing in quadrant number 1, 2, 3 and 4। अपने अपने क्वाड्रेंट में आपस में वो इंक्रीज करता जाएगा बेटा। इसकी और बहुत ही सिंपल, तुमने tan x का डिफरेंशिएशन सीखा होगा फिजिक्स में। चलो थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से बता देता हूं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? जल्दी से बताओ, चैट में लिख के देखते हैं कितनी फिजिक्स पढ़ते हो। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सर ने जरूर निकलवाया होगा। शाबाश, काफी लोगों ने चैट पे सही लिख दिया है। सेक स्क्वायर एक्स होता है सर, सेक स्क्वायर एक्स होता है। शाबाश, वेरी गुड। तो सेक स्क्वायर एक्स है डेरिवेटिव, यानी डिफरेंशिएशन से क्या मिलता है? स्लोप मिलती है। अब ध्यान से सुनना भाई, स्लोप, तो यानी इसकी स्लोप हमेशा क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है।
सेक स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर है, ऑलवेज पॉजिटिव है, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव है तो हमेशा ही इंक्रीज करना चाहिए ना, हमेशा इंक्रीज कर रहा है। हमने अभी देखा कि 10x का ग्राफ हर क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, राइट। तो स्लोप से भी हल्का सा रिलेट कर दिया हमने, क्योंकि 10x की स्लोप, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्लोप ही तो होती है। 10x की स्लोप सेक स्क्वायर x है, इसलिए वो तो एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, होल स्क्वायर आ गया ना भाई, ऑलवेज पॉजिटिव है, स्लोप ऑलवेज पॉजिटिव तो मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो 10x का ग्राफ ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है। साइन कॉस्ट के तो अपने नखरे हैं, अलग अलग क्वाड्रेंट में इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज, बट 10x का कोई नखरा नहीं है, हमेशा ही इंक्रीज करता है। क्या ये बात समझ आ गई है? क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है बेटा? तो अभी इससे ज्यादा डिफरेंशिएशन यहां मिक्स नहीं करेंगे, वो 12th में ही करेंगे, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हल्का फुल्का सा मैंने बता दिया है, अभी तुम बिल्कुल बेसिक फंडों से समझो, 12th में इसमें हम हाई फाई कॉन्सेप्ट्स में पहुंचेंगे, राइट। बस ये ध्यान रखना कि हम एक ही क्वाड्रेंट के अंदर बोल रहे हैं इंक्रीज करे। अगर कोई तुमसे बोल दे कि यार एक एंगल दे दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का 1 सेकंड में, तब मत सीधे इंक्रीजिंग का फंडा लगा देना, तब तुम्हें उन्हें ग्राफ से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से इन्फिनिटी तक जाता है फिर माइनस इन्फिनिटी से शुरू हो जाता है। किसी किसी क्वेश्चन में अगर क्वाड्रेंट एंगल अलग अलग है तो तुम्हें केयरफुली क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक लिख रहा है सर हमें नखरे उठाने की आदत है चलो बढ़िया है, तुम सही लाइन पे हो। हाँ चलिए वापस आते हैं बेटा, कॉटेक्स के ग्राफ पर आते हैं, कॉटेक्स पर आते हैं। तो y इक्वल टू कॉटेक्स, तो पहले तो वही करूंगा, इसकी भी मैं डोमेन लिखूंगा बेटा cos x अपॉन साइन एक्स। तो वही कहानी कि साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, साइन एक्स जीरो देख लेते हैं कब होता है, सर जीरो पर होता है साइन एक्स जीरो, तो भाई बच्चे बताते हैं, वो तो 10th तक सही था। अब आ रहा है सेक स्क्वायर एक्स, लिखा काफी लोगों का, आई थिंक 1 मिनट पहले जो पूछा था मैंने, अब आ रहा है। थोड़ा सा चैट आज स्लो है, समझ जाओ बस। अब इधर देखिए, हाँ तो साइन एक्स जीरो कब होता है भाई, बचपन में 10th क्लास तक साइन एक्स जीरो का मतलब एक्स जीरो होता था, बट अब नहीं। अब साइन एक्स जीरो का मतलब, सर ग्राफ से देखेंगे, अब हम साइन एक्स का ग्राफ था ऐसा, है ना भाई, या फिर एक काम करते हैं ना, साइन एक्स का बनाया हुआ है वहीं से देख लेते हैं, साइन एक्स का ग्राफ बनाया है वहीं से देख लेते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ पे साइन एक्स जीरो कब होता है। देखो यहां होता है 0 पे, फिर पाए पे, फिर 2 पाए पे, फिर 3 पाए पे, फिर 4 पाए पे, तो इन सब पर साइन एक्स जीरो हो रहा है, यानी कि 0 पाए 2 पाए 3 पाए। इन जनरल अगर मैं बोलना चाहूं, साइन एक्स जीरो का मतलब एक्स जीरो पाए 2 पाए 3 पाए 4 पाए एंड सो ऑन, यानी इन जनरल एन पाए पर, पाए का मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल, तो एक्स इक्वल टू एन पाए। देखो अब से कोई भी बोले साइन एक्स जीरो, तुम एक्स जीरो नहीं बोलोगे, साइन एक्स जीरो का मतलब एक्स क्या है, एन पाए है सर, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री 2 की एक तरह से फाउंडेशन है, जब ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन शुरू होंगी वो यहीं से शुरू होगी, ठीक है, बात को ध्यान रखना। एक्स इक्वल टू एन पाई, यानी इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन हो जाएगी कॉट एक्स की कि सर बस एन पाए भगवान के लिए ना हो, नहीं तो फिर ये जीरो हो जाएंगे, इसलिए ऑल रियल्स अदर देन एन पाए, क्योंकि एन पाए पे ये जीरो हो जाएगा भाई, और डिनोमिनेटर जीरो हो नहीं सकता, तो डोमेन ऑफ कॉट एक्स क्या होगी, ऑल रियल अदर देन एन पाए। जैसे tan x की क्या आई थी डोमेन, tan x की आई थी सर ऑल रियल अदर देन 2n प्लस 1 पाई बाई 2, वैसे ही cot x की ऑल रियल अदर देन ये आई है n पाई। अब देखो इसका ग्राफ वगैरह फिर से चाहे तो हम जैसे tan x का बनाया पूरा बना सकते हैं, बट मैं अब तुम्हें सीधे सीधे लिख के दे रहा हूं ग्राफ, तुम्हें बस इनको लर्न कर लेना है, ज्यादा इनके लॉजिक में मत जाओ, ऐसा क्यों है क्यों नहीं, तुम बस इनको लर्न कर लो, और साइन कॉस टेन ही ज्यादा काम आने हैं, सही बताऊं तो कॉट सेक कोसेक के मैं दे रहा हूं पीपीटी में, बट उनको इतना जरूरी नहीं है लर्न करना, कर लोगे तो अच्छी बात है। इस तरह का ग्राफ दिखता है, देखो ये फिर से एसिम्पटोट पाए एक्स इक्वल टू पाए एक्स इक्वल टू 2 पाए एसिम्पटोट्स हैं, और यहां पे इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए इन्हें, ठीक है जी। हाँ तो इस तरह का ग्राफ कुछ बन जाएगा बेटा, इस तरह का ग्राफ बन जाएगा, ये ग्राफ ऐसे निकलेगा ऐसे, और ये ग्राफ भी ऐसे निकलेगा, तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉट एक्स, ठीक है। कॉट एक्स का ऐसा होता है, एक्स इक्वल टू पाई एक्स इक्वल टू 2 पाई, ये सब एसिम्पटोट्स हैं। ये कोसेक एक्स का बना हुआ है,
इधर तक जाएगा। एनीवेज इसको भी लर्न करने की कोई जरूरत है नहीं वैसे, बट इंपॉर्टेंट है इनकी डोमेन रेंज लर्न करनी। बेटा देखो ग्राफ तुम साइन कॉस टेन का भी लर्न कर लो, चल जाएगा काम। कॉट सेक कोसेक ना भी लर्न करो, कॉट कोसेक ये रहा, सेक ये रहा, ठीक है, सब बने हुए हैं तुम्हारे लिए, सारे ग्राफ मैंने बनाए हुए हैं। एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं यार, एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं, एनसीईआरटी में भी बने हुए हैं। बट तुम्हें लर्न जो करना है वो ये करना है, डोमेन और रेंज और पीरियड। बेटा देखो मैंने तुम्हारे लिए टेबुलर फॉर्म में खुद ही बना दिए हैं ताकि तुम्हें बेटा याद रखने में आसानी रहे। देखो साइन कॉस टेन तो प्यार से एक एक चीज मैंने ढंग से समझा दी है तुम्हें, है ना भाई। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ऑल रियल नंबर इसकी रेंज है और इसका पीरियड पाई है, ठीक है। वैसे ही कॉट एक्स का भी पीरियड पाई होता है, कॉट एक्स का भी पीरियड पाई है। और सेक की डोमेन, कोसेक की डोमेन, रेंज, ये आपको सारी लर्न करनी है सिंपल लैंग्वेज में। देखो पीरियड तो अभी लर्न हो गया, सिर्फ टैन और कॉट का पाई होता है, बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है, राइट। बाकी सबका पीरियड 2 पाई होता है। उसके अलावा रेंज में भी तुम देखो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, इन दोनों की दो दो करके सेम है, इन दोनों की रेंज सेम, इन दोनों की रेंज सेम, इन दोनों की रेंज सेम, तो रेंज भी लर्न हो जाएगी, दो दो करके सेम है। डोमेन में अब बस तुम्हें देखो, डोमेन में बस यही बात याद रखनी है, 10x का मतलब होता है cos 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ऐसे याद रखो, देखो डोमेन रटने जाओगे बड़ी दिक्कत होगी। डोमेन ऐसे याद करो कि 10x का मतलब cos 0 नहीं होना चाहिए, और sec x का भी तो यही मतलब है कि cos 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि sec x में भी 1/cos x हो जाता है, डिनोमिनेटर में दिक्कत हो जाएगी। तो इन दोनों की इसीलिए तुम्हें रेंज बिल्कुल सेम दिख जाएगी, इन दोनों की रेंज, तो डोमेन तुम्हें सेम दिख जाएगी, 2n+1 π/2। देखो tan x और sec x की सेम दिख गई, राइट, बिल्कुल सेम फंडा। cot x और cosec x में लगा दो। cot का क्या मतलब होता है, sin x डिनोमिनेटर में आता है ना, ऐसे ही cosec में भी sin x डिनोमिनेटर में, तो sin x 0 नहीं होना चाहिए दोनों का, तो इसीलिए देखो इन दोनों की भी, दोनों में से n पाई हटा हुआ है, तो इन दोनों की डोमेन सेम है। ऐसे रटने जाओगे ना तो ये भूलते रहोगे, लॉजिक लगा के लर्न करना है अपने को कि यार क्यों इन दोनों की डोमेन, क्यों cot x और क्यों cosec की डोमेन सेम है, क्योंकि इन दोनों के ही डिनोमिनेटर में sin x आ जाता है सर। क्यों इन दोनों की डोमेन सेम है tan और sec की, क्योंकि इन दोनों के ही डिनोमिनेटर में cos आ जाता है सर। लर्न कर लेना इस टेबल को, ठीक है, लर्न कर लेना। हाँ, डिनोमिनेटर 0 होता नहीं है सर, इसलिए ये डोमेन रेंज एंड पीरियड आपको लर्न करने हैं इन फंक्शंस के ग्राफ के साथ। चलिए अब हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पर आ रहे हैं, एक जो आपको क्वेश्चन भी बेटा इसके ऊपर बनेंगे डीपीपी में, इसलिए इसको ध्यान से सुन लो। sin x वर्सेस cos x का ग्राफ। अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम sin x को अलग cos x को अलग कर रहे थे। अब हम एक साथ दोनों के ग्राफ्स बनाएंगे, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, एक साथ ग्राफ बनेंगे अब दोनों के। मतलब सर देखो अभी मतलब सब समझ आ जाएगा। ये था sin x का ग्राफ, ठीक है जी, 0 से पाई तक चलो बना लेता हूं। ये था sin x का ग्राफ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगले 5 मिनट में तुम्हें दिक्कत हो जाएगी नहीं तो ध्यान से सुनेंगे। ये है sin x का ग्राफ और ये था cos x का ग्राफ। पाई तक ही बनाया अभी मैंने, तुम चाहो तो पूरा बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बना लो, पूरा बना लो भाई, ऐसा कुछ, राइट। ये ब्लू वाला जो था वो sin x का ग्राफ है, ये था sin x का, और येलो वाला जो है बेटा ये था cos x का ग्राफ, ठीक है, ठीक है सर। अब मैं दोनों ग्राफ को एक साथ बना रहा हूं, और अब मैं क्या देख रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये दोनों इक्वल कब हो रहे हैं, देखो इक्वल हो रहे हैं, मिल रहे हैं मतलब इक्वल हो रहे हैं, मिल रहे हैं मतलब इक्वल हो रहे हैं। ये वाला पॉइंट तो चलो π/2 था, ये वाला पॉइंट 3π/2 था, और ये वाला पॉइंट 2 पाई था, ठीक है। हाँ, अब मिल कहां रहे हैं, यहां पर भी ग्राफ्स मिलते हैं बेटा, एक तो ये मिल रहे हैं और एक ये मिल रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स पर ग्राफ्स की इक्वल होने चाहिए। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा सोच के देखो, बेसिकली sin x इक्वल टू cos x कब होगा, ये सोच के देखो, sin x और cos x इक्वल कब होंगे। चलो ऐसे करो, cos x को नीचे ले जाओ, cos x को नीचे ले जाओगे, sin अपॉन cos tan x बन गया।
अब सोचो tan x1 कब होता है भाई, साइन और कॉस इक्वल कब होंगे, जब tan x1 होता है सर। tan x1 एक तो 45 डिग्री मतलब π/4 पे, और एक और जगह होता है, एक तो π/4 पे, और ASTC रूल कहता है थर्ड क्वाड्रेंट में फिर होगा पाई प्लस π/4 पे भी होगा, राइट। पाई प्लस π/4 यानी कि 5π/4 पर भी होगा। तो 5π/4 पर भी ये दोनों बेटा इक्वल होंगे। तो sin x इक्वल टू कॉस एक्स का मतलब क्या हो गया, x π/4 या 5π/4, बस ये दो। पहली चीज कि साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल होंगे π/4 और 5π/4। डिग्री में भी लिख सकते हो, कुछ लोग डिग्री में बता रहे हैं सर 45 डिग्री और 225 डिग्री, वो भी ठीक है। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज पर आ जाते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। देखो अब हम ये देख रहे हैं कि साइन एक्स, ये तो पहला था साइन एक्स कब इक्वल है, अब हम ये देख रहे हैं कॉस एक्स कब बड़ा है साइन एक्स से। इनइक्वालिटी ला रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री में, कॉस एक्स कब बड़ा है साइन एक्स से। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, ग्राफ से कैसे चेक करते हैं। देखो वाई एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये वाई एक्सिस है ऐसे, यहां से जब कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर है, इसमें देखो कॉस एक्स का ग्राफ ऊपर है ना, पीला वाला ग्राफ ऊपर है, नीला वाला नीचे है, तो कॉस एक्स बड़ा हो जाएगा जो ऊपर होगा वाई एक्सिस में, क्योंकि ऊपर मतलब बड़ा, जितना ऊपर ग्राफ होगा वो उतना बड़ा होगा बेटा, राइट। यानी कि अगर मैं देखूं तो कॉस एक्स कब बड़ा है, इस पूरे रीजन में, यहां से यहां पीला वाला ग्राफ ऊपर है ना, यहां से यहां पीला ऊपर है नीला नीचे है, मतलब कॉस बड़ा है। उसके बाद नीला वाला ऊपर आ गया, मतलब साइन एक्स, देखो ऊपर है ना, ये पीला नीचे है, नीला ऊपर पीला नीचे, तो जो ऊपर है वो बड़ा है। यहां पे साइन एक्स बड़ा, साइन एक्स बड़ा, साइन एक्स बड़ा, इसके बाद फिर पीला वाला ऊपर आ गया, देखो वाई एक्सिस के हिसाब से देखना है, इस एरो के हिसाब से। इसके बाद फिर कॉस एक्स ऊपर आ गया। तो अब क्या आप मुझे बता सकते हो, क्या आप बता सकते हो कि कॉस एक्स कब बड़ा है? बिल्कुल सर बता सकते हैं, एक तो इस रीजन में बड़ा है, x जब 0 से π/4 होगा तब बड़ा है, क्योंकि 0 से π/4 में देखो cos x बड़ा है। उसके बाद तो सर नीचे नीला वाला ऊपर आ गया, फिर यहां 5π/4 से लेके 2π तक भी, 5π/4 से लेके 2π तक भी cos बड़ा हो जाएगा। एंड सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं sin x कब बड़ा है, तो तुम समझ ही गए यार, जब नीला वाला ऊपर है, नीला वाला देखो ऊपर कब है, नीला वाला है π/4 से लेके 5π/4 तक, π/4 से लेके 5π/4 तक। तो बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी है कि भाई कौन कब बड़ा होता है। 45 डिग्री तक, 0 से π/4 मतलब 45 डिग्री तक कॉस का ग्राफ ऊपर है, मतलब कॉस एक्स बड़ा होगा साइन एक्स से। 45 के बाद 5π/4 तक साइन एक्स ऊपर रहेगा, साइन बड़ा होगा। उसके बाद बेटा कॉस बड़ा वापस हो जाएगा। अब सर इसका काम क्या है, आप फालतू की बातें बताए जा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो मैं तुमसे पूछता हूं कि भाई साइन 1 डिग्री बड़ा है या कॉस 1 डिग्री बड़ा है, तो क्या बोलोगे, जल्दी से बताओ। क्या देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से सुना है जो कॉन्सेप्ट समझाया गया है। ए या बी में से कौन सा आप बोलेंगे बेटा, जल्दी से ऑप्शन बताइए। साइन 1 अगर आपको बड़ा लग रहा है तो ए टिक कर देना, कॉस 1 लग रहा है तो बी टिक कर देना, ठीक है। जितने लोग, किसने ध्यान से सुना है अभी सब समझ आ जाएगा। हम्म 1 डिग्री के लिए कौन सा बड़ा होगा, बहुत आसान है यार, बहुत ही आसान है, जल्दी से बताओ। देखते हैं। आंसर इसका है भाई, आंसर इसका है बी, कॉस 1 डिग्री बड़ा है। शाबाश, 71% लोगों ने, तो बहुत ऑब्वियस है भाई, क्यों, क्योंकि अभी बताया मैंने 45 डिग्री तक, 0 से π/4 मतलब 45 डिग्री तक तो कॉस बड़ा होगा। 45 से कोई भी छोटा एंगल ले लो, अगर मैं तुम्हें बोलूं तो उसका कॉस ही बड़ा होगा, कॉस 1 बड़ा है। साइन 44 कॉस 44 में पूछूं, 45 से कम है ना, 45 से कम है तो कॉस ही बड़ा होगा। 45 पे जाके इक्वल हो जाएंगे, बट 45 के बाद π/4 मतलब 45 के बाद साइन बड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं पूछूं साइन 46 और कॉस 46 में कौन बड़ा है, अब तुम क्या बोलोगे, सर साइन 46 बड़ा है, क्योंकि 45 के बाद
साइन का ग्राफ ऊपर आ जाता है तो साइन 46 बड़ा हो जाएगा कॉस 46। क्या ये बात समझ गए हैं आप लोग? क्या ये बात समझ गए हैं? बहुत ही सिंपल है, बस इतना ध्यान रखना 45 तक कोई भी वैल्यू लोगे कॉस थीटा बड़ा होगा साइन थीटा से। कॉस 5 डिग्री साइन 5 डिग्री कॉस बड़ा होगा, बट 45 के तुरंत राइट में जाते ही साइन बड़ा होने लग जाएगा। राइट, साइन बड़ा होने लग जाएगा। चलिए, तो ये अपना साइन वर्सेस कॉस का ग्राफ का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब एक क्वेश्चन इस पे ये तुम करोगे बेटा होमवर्क में, कल ये डिस्कस हम करेंगे। यहां से हम शुरू करेंगे क्लास अपनी। साइन 9 माइनस कॉस 9 की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, ये आप निकालोगे। एक ये करोगे, एक ये करोगे। चलो ये तो मैं करा ही देता हूं, बहुत ही सिंपल है। ये वाला तो तुम्हें बेटा कर ही लेना चाहिए, 1 मिनट लगेगा। चलो जल्दी से कर लो, आई नो टाइम अप हो गया है, बट जल्दी से हम करेंगे। देखो साइन थीटा 1, 3 एंगल्स दिए हैं। ओरल क्वेश्चन है, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, पेन भी नहीं चलाना तुमने। साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 3, आपको वैल्यू दी हुई है 3। इनका सम क्या दिया है? 3। अब देखो कैसे ग्राफ्स यूज होते हैं, रेंजेस यूज होती हैं। 3 साइन की टर्म ऐड करके 3 दे रही हैं। समझ गए ना खेल? भाई कब हो सकता है 3? सर इसकी मैक्सिमम 1 है, इसकी 1 है, इसकी 1, साइन थीटा तो 1 से बड़ा हो नहीं सकता। तीनों जब 1 1 1 ले लेंगे तब जाके वो 3 होगा। तीनों जब 1 1 1 ले लेंगे सर तब जाके तो 3 होगा, यानी तीनों को ही अपनी मैक्स वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब तभी पॉसिबल है, क्योंकि यहां 3 दे दिया इसीलिए क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज हो ही नहीं पाता। 3 दे दिया यानी साइन थीटा 1 भी 1 है, साइन थीटा 2 भी 1 है, साइन थीटा 3 भी 1 है। बट हमें तो सर कॉस थीटा 1 निकालना है, तो क्या हो गया यार? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो 1 ही होता है। अगर ये 1 दिया है तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी जब साइन थीटा 1 अगर 1 है, कॉस थीटा 1 क्या है? 0। कॉस थीटा 1 भी 0 है, कॉस थीटा 2 भी सेम लॉजिक से 0 है, कॉस थीटा 3 भी सेम लॉजिक से 0। तो 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर हो गया 0, ए ऑप्शन। ऐसे इतना इजी क्वेश्चन था। देखो रेंजेस के ऊपर इस तरह का सवाल बन गया बेटा, इस तरह का सवाल बन गया। ठीक है, चलिए तो अब इसके साथ हम आज की क्लास बेटा कंक्लूड कर रहे हैं। कल थोड़ा सा साइन और टैन का भी ग्राफ का कंपैरिजन बताऊंगा। आज साइन वर्सेस कॉस किया, साइन वर्सेस टैन से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर अपना। राइट, चलिए तो आइडेंटिटीज ऑफ अ ट्राइंगल रह गई, कोई नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। कुछ ब्रेन टीजर्स होमवर्क में दे रहा हूं, जैसे कि पहले भी दिए थे। 22 नंबर तक आई थिंक हो गए थे। 23 नंबर ये है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, और 24 नंबर ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये 2 ब्रेन टीजर्स बेटा आपको और करने हैं होमवर्क में। देखो ब्रेन टीजर जो है ना, वो जान है अपनी मैथ्स की, समझ लो। अगर आपको 1 लेवल अप जाना है, ये उन लोगों के लिए है। मैं बार बार बोलता हूं, ब्रेन टीजर्स इज नॉट फॉर एवरीवन। जो अभी बेसिक ही स्ट्रगल कर रहे हैं एनसीईआरटी में, या फॉर्मूले ही लर्न नहीं है, या डीपीपी में ही नहीं टाइम मिल रहा है, वो ब्रेन टीजर ना करें। ब्रेन टीजर सिर्फ वो बच्चे करें जिन्होंने डीपीपी भी सब कर लगा लिया, उन पे फिर भी टाइम बच जा रहा है, उन्हें ब्रेन टीजर्स करने और सॉल्यूशन भेजने हैं। राइट, सेशन 2 अपना नेक्स्ट आने वाला है ब्रेन टीजर का। अब होमवर्क में क्या करना है? आज देखो फॉर्मूले तो कोई नए आए नहीं, भी खास फॉर्मूले कोई भी नहीं आया, इनफैक्ट एक भी फॉर्मूला नहीं आया आज। राइट, तो आज का तुम्हें सीधे क्लास नोट्स रिवाइज करके डीपीपी नंबर 6 लगा लेनी है। और जो लोगों को थोड़ा सा टफ लग रहा है वो पहले एनसीईआरटी भी कर सकते हैं, पिछली चीजों के ऊपर बेस्ड है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.3 एंड मिसलेनियस साथ साथ कर लो। देखो वेट मत करो कि स्कूल एग्जाम आएगा, स्कूल टेस्ट आएगा तब करूंगा मैं, तब अगर तब करोगे तो जो चल रहा होगा यहाँ वो छोड़ना पड़ेगा। इसलिए अभी से हैबिट डालो बेटा। टेस्ट के लिए नहीं पढ़ना, अपने को चैप्टर प्रिपेयर रखना है अपना। स्कूल टेस्ट, यूनिट टेस्ट जब आएगा तब मैं सीधे एक बार रिवीजन करूंगा या करूंगी। राइट, ये मत सोचना कि मैं एनसीईआरटी तभी करूंगा जब एग्जाम स्कूल में देंगे। आप साथ साथ करिए, ट्रस्ट मी, बाद में बहुत बेनिफिट मिलेगा इसका। बाद में तुम रोगे नहीं, वरना तुम्हें क्या होगा, जब स्कूल का यूनिट टेस्ट आएगा, अरे चलो ट्रिगो की एनसीईआरटी तो करी नहीं, वो कर लेता हूं। फिर जब यहां मान लो क्वाड्रेटिक चल रहा होगा, वो तुम्हारा छूट जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए तो अब जाने का समय आ रहा है। होमवर्क मैंने तुम्हें दे ही दिया है, ब्रेन टीजर्स भी दे दिए हैं, काफी काम तुम लोगों के पास हो चुका है। और जिन लोगों को लगता है कि ज्यादा काम है, बेटा ब्रेन टीजर ना करें, सिर्फ डीपीपी कर लें। जाने का समय आ गया है बेटा।
आई होप आपने एंजॉय किया आज का सेशन। आज उतना थियोरेटिकल नहीं था, ग्राफ ज़्यादा थे, कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी। आई होप आपने मज़े किए आज के लेक्चर में, और इसी तरह से बेटा पढ़ते रहिए, हैशटैग लगे रहो। देखो मेरा मैसेज है आप सभी लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोगों को इस समय डीमोटिवेशन सा होने लगता है। लास्ट तक लगे रहना है। मैं एक ही बात बोलता हूँ, तुम्हें ये नहीं सोचना अभी क्या हो रहा है, क्या आउटपुट आ रहा है, मैं कितने कर पा रहा हूँ कितने नहीं, हिसाब लगाने का टाइम नहीं है अभी, बस काम करने का टाइम है। तुम मेहनत करते जाओ बेटा, लास्ट तक आते आते डेफिनेटली तुमको इंप्रूवमेंट दिखेगा, धीरे धीरे ही तुम इंप्रूवमेंट दिखेगा। ठीक है, चलिए, सो ऑन दैट नोट थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।